सभी को नमस्कार। मैं विक्रम अरसूल, राज्य संयोजक एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र। हम आज थोड़ा 10 मिनट आपके सामने लेट आ रहे हैं टेक्निकली इशू की वजह से। आज का हमारा जो सेशन है 29वां सेशन, और इस सेशन के हमारे आज के चीफ गेस्ट है प्रोफेसर पवन सुधीर मैम, जो कि एनसीईआरटी नई दिल्ली से है। और जो हम 28 दिन से जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं एटीएम और निशंक के माध्यम से, वो निशंक के नेशनल प्रेसिडेंट भी है। उनके बारे में आज के जो एंकर है वो एंकर उनका परिचय दे देंगे। लेकिन मैं कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र यानी कि एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र और निशंक भारत, इन दोनों परिवार के माध्यम से चलाए जाने वाले इस शिक्षण संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के जो एंकर है सौ ज्योति दीपक बेलवले, इनको मैं गुजारिश करता हूं कि आज का सेशन आप शुरू कीजिए। नमस्कार सभी को। आज कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र अर्थात एटीएम और निशंक परिवार की ओर से 29वीं शिक्षण संवाद की कड़ी जोड़ रहे हैं। हम इस शिक्षण संवाद में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत। आज अगर हम देखेंगे तो आज हमारा विषय ही एकदम हटके है। आपने विषय पढ़ा होगा तो विषय ही बहुत अच्छा है कि बच्चों के संग बच्चा बन जाए। कितना अच्छा बढ़िया मजेदार विषय है। और इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच जो हस्ती है उनका मैं परिचय करूंगी। पहले तो स्वागत करूंगी। स्वागत के तौर पे मैं 4 पंक्तियां पेश करूंगी। खुशियों के सागर के पार आ गए कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र अर्थात एटीएम और निशंक परिवार के गले का हार आ गए। करतल ध्वनि से गूंजा दो इस शिक्षण संवाद को। आज के मार्गदर्शन के सूत्रकार आ गए। सूत्रधार है आज के मार्गदर्शन के डॉक्टर पवन सुधीर मैडम जी। मैं आपका इस शिक्षण संवाद में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत मैडम, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद ज्योति, विक्रम। मैं मैडम जी का अल्प सा परिचय दूंगी। प्रोफेसर पवन सुधीर मैडम जी एनसीईआरटी नई दिल्ली से हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से है। मतलब सौंदर्य शास्त्र और कला के यह प्रमुख है। निष्ठा ट्रेनिंग में हमने जो एआईएल की संकल्पना सभी लोगों ने देखी, यह संकल्पना के शिल्पकार डिजाइनर आप है। और उस एआईएल से रिलेटेड सभी मार्गदर्शन हमें आपसे मिलते हैं। हम जो यह शिक्षण संवाद शुरू किया है हमने, इसमें कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र और निशंक परिवार जो हम बोलते हैं, तो उसकी निशंक सोसाइटी फॉर एजुकेशन आर्ट्स एंड कल्चर की आप नेशनल प्रेसिडेंट है। आपका इस शिक्षण संवाद में हृदयपूर्वक स्वागत है। स्वागत मैडम जी, फिर से एक बार। थैंक यू ज्योति। हर व्यक्ति के लिए बचपन बहुत मायने रखता है कि बचपन की यादें जो होती है। हाँ हेलो, हाँ जी, बचपन जो होता है वह बहुत ही जी बोलिए मायने रखता है। बचपन की यादें जो होते हैं वह हमें उल्लासित कर देते हैं। तो इस बचपन के बारे में हम देखेंगे। बच्चे जो होते हैं हम देखते हैं कि वह भूत की चिंता नहीं करते, भविष्य की चिंता नहीं करते। वह जो वर्तमान है
उस वर्तमान का पूरा पूरा आनंद लेते हैं। और हम शिक्षक लोग तो बहुत नसीबवान है, खुश नसीब है कि हमारा ज्यादातर वक्त इन बच्चों में जाया करता है। तो इन्हीं बच्चों के बीच बच्चों के बारे में क्यों ना आज हम सभी लोग फिर से बच्चे बन जाए। तो इसलिए आज हमारे बीच है 3 बाल कलाकार। इन बाल कलाकारों की कला देखेंगे पहले हम, और फिर बाद में हम शिक्षण संवाद को शुरुआत करेंगे। पहले तो मैं उनका परिचय करा दूंगी। औरंगाबाद से है पार्थ मंगेश कुमार आंबेवलीकर, जो बांसुरी वादन अभी हम हमारे सामने करके दिखाएगा। और अहमदनगर से है श्लोक श्रीनिवास यल्लाराम, जो वृक्ष की जो पत्तियां होती है उनकी कलाकृति करके दिखाएगा। और तीसरी जो बाल कलाकार है वह ठाणे आसनगांव से नेहा जगदीश पटेल है। तो मैडम जी, हम पहले इनकी कला देख लें। ठीक है, तो मैं अभी अनुरोध करूंगी पार्थ से और श्लोक से। हाँ जी, पार्थ और श्लोक से मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी कला सादर करें। ओके मैम। वन टू थ्री स्टार्ट बेटा। बढ़िया, गणपति बाप्पा मोरिया। अभी मैं विनती करूंगी नेहा से। नेहा, हाँ। आप क्या यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है? मैं आज कोरोना वायरस के बारे में बताने वाली हूँ और साथ में एक्टिंग भी करने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए। मैं नेहा जगदीश पटेल, मैं एसवीएम पब्लिक स्कूल आसनगांव की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं कोरोना वायरस के बारे में बताने वाली हूँ। कोरोना वायरस एक राक्षस है। उसने करोड़ों जनसंख्या में बहुत बढ़ गया है और कई जर्म्स और हमारे हाथ में अटक जाते हैं, छू जाते हैं। जब इन लोगों से हमारा संपर्क होता है तो कोविड-19 उछल के
इस वस्तु या इंसान पर छुप जाता है। और तो मैंने यह देखा कि मेरा परिवार, मित्र, शिक्षक और सारे लोग यह वायरस से बहुत परेशान है। तो मैंने ठान लिया कि मैं इस वायरस को खत्म करूंगी और खुशियां वापस ले आऊंगी। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कुछ आसान तरीके जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जब भी आप बाहर जाओ तो कृपया मास्क पहनकर जाइए। जब भी आप बाहर से घर आओ तभी आप अपने हाथों को धोइए। नाक, कान, मुंह को बार बार ना छुए। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए इसका बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप घर से बाहर न निकले। धन्यवाद। यह मैंने खुद से बनाया है कोरोना वायरस का चित्र और उसको मैंने खुद ही रंग किया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा। मैडम जी, कौन मैम? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैंने म्यूट कर रखा था क्योंकि बच्चों की आवाज अच्छे से सुनाई दे जाए। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। आपकी क्या राय है इन 3 बच्चों के बारे में? ऐसा है ज्योति, जब बच्चों की तरफ देखती हूँ तो मैं आश्वस्त होती हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स। हम जो है वो बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, पर हमें चिंता नहीं करना चाहिए। रादर विश्वास करना चाहिए कि ये बच्चे हमारे से बेहतर कर पाएंगे। अभी बेटी बिल्कुल। पहले जो है जैसे पार्थ ने बांसुरी बजाई तो ऐसा लग रहा था जैसे आजकल तो टीवी पे भी राधा कृष्ण और हर जगह नारायण एंड ऑल, तो वो बांसुरी वादन जो है वो होता है। बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतना निर्भय होकर के, आनंद लेकर के, विचलित हुए बिना इतना सुंदर बजा रहे हैं। उसे पता है कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं और वो भी अपने लैपटॉप के सामने ये काम करना छोटे से बच्चे के लिए कितना मुश्किल होगा। तो यदि कोई मुझे कहे तो शायद मेरे को थोड़ा डर लगेगा। तो कभी-कभी ये लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं यदि हम थोड़ा-सा उनको स्पेस दें और थोड़ा-सा उन लोगों को मोटिवेशन दें कि यस यू आर डूइंग इट। और जो नेहा ने बनाया ड्राइंग तो इतनी खूबसूरत थी ही, पर आई नो वन थिंग कि मुझे मराठी नहीं आती है, थोड़ा-थोड़ा समझ आती है, पर हम जैसे नेहा ने पूरा हिंदी में बोलने का प्रयास किया। मैं जानती हूँ उसके लिए कितना मुश्किल है। नेहा, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत बनाया बुक, खूब छान, एकदम सुंदर। थैंक यू सो मच। और आपने जो मैसेज दिया वो मैसेज जो है, इतना हम लोग एडवर्टीजमेंट सुन करके प्रभावित नहीं होते हैं। व्हेन आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे बोलते हैं तो उससे ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो पेरेंट्स सुनते हैं। तो बेटा ये जो बात है अपने साथियों में, और साथियों से ज़्यादा बड़े लोगों में, क्योंकि बड़े लोग कई बार नहीं सुनते हैं बात, बच्चे सुन लेते हैं, तो उनको भी समझाना ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा थैंक किया। यू। तो मैं अभी इन 3 ही बच्चों को मीटिंग अगर आप लीव कर सकते हैं तो कर लीजिए। जाने की परमिशन दे दी। ओके, थैंक यू बेटा, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेलकम। नेहा और श्लोक, क्योंकि श्लोक का हमने देखा नहीं, पर श्लोक मुझे ये पता बहुत अच्छा बनाते हैं। पहले भी 1-2 बार श्लोक का काम देखने को मिला। श्लोक वेरी गुड। आई नो आप जो बनाएंगे वो बहुत ही सुंदर बनेगा पतियों से। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब हम लोग शुरुआत यदि करते हैं। शुरुआत कर सकते हैं तो ज्योति करते हैं। हाँ सो आपका कोई प्रश्न है जिससे आप चाहेंगे शुरू करें, या मैं अपनी बात से शुरू करूं? जी, आप बोलिए पहले, पहले आप। ओके ओके, पहले मैं। ओके। ठीक है ठीक है। तुम्हारी तो हंसी इतनी अच्छी होती है ज्योति के, कुछ नहीं भी बोलो तो भी बहुत कुछ बोलती हो। और थैंक मैं यू। शुरुआत
मैं शुरुआत जो है वो एटीएम परिवार को और निशंक परिवार को जो है वो धन्यवाद सहित करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। ये आज 29th एपिसोड है और कल 30 एपिसोड के साथ ख़त्म होगा। दिस इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। ये आसान काम नहीं था और विक्रम, आप, नारायण, पूरी टीम ने जो है, उसमें और भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी। सब लोगों ने मिलकर के इसको इतना सफल बनाया और पूरे परिवार के लिए नए-नए लोग और जो बातें हमारे अध्यापकों को और माता-पिता को और बच्चों को जाननी चाहिए, उन सबको सीक्वेंस में एक के बाद एक आप करते गए। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जो है वो मैं प्रसन्न हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि इतना अच्छा इस चीज़ को आपने रन किया। तो एक तो ये बड़ी बात है जो हमें आज सबको महसूस करनी चाहिए कि एटीएम परिवार ने और निशंक ने बहुत कुछ सुना, क्योंकि आप टीम के माध्यम से इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर पाए इसे। अब बात करते हैं कि बच्चों में बच्चा होना बहुत ही आनंददायी विषय है पर मुश्किल भी है। जितना ये बोलना आसान है उतना ही समझिए करना मुश्किल है। हमारे सब अध्यापक और माता-पिता ये बातें जानते हैं कि हमें बच्चों के साथ कभी-कभी बच्चा बन जाना चाहिए। मैं जानबूझ के एक शब्द बीच में बोली हूँ, कभी-कभी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बच्चों के बीच में बच्चा होना, तो हम ये जानते हैं कि अध्यापक हो या माता-पिता, 100% जो है वो समय, मतलब पूरा समय वो बच्चों में बच्चा बन कर के नहीं रह सकते, उसके पीछे कारण है। पर पहले हम जब बच्चों में बच्चा होने की बात करते हैं, तो उसमें मेरे पास जो प्रश्न है वो ये है कि हम क्या करें जिससे बच्चों में बच्चा बना जा सके? तो इस प्रश्न के जवाब में जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि हमें 2 बातें ऐसी हैं जो पहले जाननी चाहिए, ये जानने से पहले कि कैसे बना जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये समझें कि बच्चों में बच्चा होने से अभिप्राय क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग चाइल्ड अमंग चिल्ड्रन? तो एक तो ये प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न जो हमारे मन में उठना चाहिए इस टॉपिक से वो ये कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, या क्या आवश्यकता है कि हम आज ये बात कर रहे हैं कि बच्चों में बच्चा बनना चाहिए। यदि ये दोनों बातें हमें स्पष्ट हो जाते हैं, इफ वी आर क्लियर ऑन दिस, तो फिर हमें आगे चलना चाहिए कि हमें बनना कैसे है, प्रयास कैसे करना है। तो सबसे पहली बात शॉर्ट में मैं ये जानना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं बच्चों में बच्चा बनना, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? बहुत बार बड़े लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी जो समस्याएँ आती हैं, वो जितने हम बड़े होते जाते हैं उम्र में, उतना ही हम लोग जो है अपना एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो हम ये बच्चों को और अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। रादर हमने तो अपने आस-पास लोगों को, अपने बड़े लोगों को और अपने दायरे में, अपने सर्कल में ये कहते अ, अक्सर ये कहते सुना है कि अरे! ये भी देखो क्या बचकाना हरकतें कर रहे हैं, बच्चों में बच्चे हो गए। तो ये आसान नहीं है, बच्चों में बच्चा होना आसान नहीं है, क्योंकि इसको हमारे आस-पास के लोग, हमारे एडल्ट लोग, हमारे बड़े लोग हजम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पर ये इतना आनंददायी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है कि यदि हम ये समझ जाते हैं कि क्या है ये बच्चों में बच्चे होना, तो शायद हमारे शिक्षण का पहला बड़ा कदम जो है वो हम पार कर लेंगे। तो बच्चों में बच्चा होना क्या है? बच्चों में बच्चा होने का जो मैं अर्थ समझती हूँ, वो ये है कि हम बाल मन को, जिन बच्चों के साथ हम संबंधित हैं, मानो मैं कक्षा 1 से 2 की टीचर हूँ, तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि ये बच्चे क्या सोचते हैं, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, इन बच्चों में क्या विशेष है, और उन चीज़ों को समझते हुए मैं अपने बचपन को याद करूं, जब मैं छोटी बच्ची थी, कि मुझे क्या अच्छा लगता था, मैं किन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती थी। यदि मैं अपने बालपन के साथ जुड़ पाऊं,
और जिन बच्चों के साथ मैं रूबरू हूँ, जिनके साथ मेरा रोज शिक्षण प्रक्रिया का काम चलता है या घर में उनको पालन पोषण का काम करती हूँ एज मदर, उनको समझना, उनको समझ करके उनके स्तर पे आके उस बात को लेना, जज नहीं करना, ये सब चीज़ें जो है ये हमें बच्चों में बच्चा होने की बात करते हैं। ना कि इसे इसका दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मानो एक बच्चा उछल उछल के चल सकता है, तो अब मैं 62 साल की 62 ईयर्स ऑफ एज में कोशिश करूं कि मैं तो बच्चों में बच्चा होने की बात करती हूँ, तो चलो आज मैं जंप लगाते हुए चलूंगी, तो नेचुरली कोई भी देखेगा तो हो सकता उसको कहे कि ये गलत है। मैं बच्चों की बिल्कुल तरह से तुतला के नहीं बोल सकती। सो बच्चों में बच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं खाना खाते वक्त खाना गिरा रही हूँ और या मैं शोर मचा रही हूँ, जो कि बालपन में करता है, बच्चा करता है। बच्चों में बच्चा होना हम सब के लिए, एडल्ट्स के लिए, वयस्क के लिए ये मायने रखता है कि हम बच्चे को समझें, उसके बचपने को समझते हुए उसको रिस्पेक्ट करें और उसके लेवल पे आए, ना कि हम उससे बड़ों जैसा व्यवहार जो है उसकी आशा रखें। तो बच्चों में बिल्कुल बच्चा बिल्कुल होने का अर्थ है ये। या बिल्कुल मेरी मैडम जी, जो मैं स्पीड जो थी इसी को ठीक जोड़ ठाक के मैं धीरे एक बोली सवाल थी। पूछूंगी मैडम जी। हम्म, हेलो हेलो, प्लीज बोलिए। इसी को जोड़ के मैं एक यस सवाल यस। पूछूंगी कि बच्चों के साथ बच्चा बन के हम उनकी जो कार्य कुशलता है वह कैसे विकसित कर सकते हैं? जी, अ, सबसे पहली बात ये कि यदि हम बच्चे को अलग देख रहे थे पहले, जो हम रोज जो ट्रेडिशनली हम करते हैं, बच्चा एक तरफ हम बड़े एक तरफ, होता भी है क्योंकि हमारी एज बड़ी हो गई है, एक्सपीरियंसेस के कारण से, एक्सपर्टीज के कारण से आप बहुत कुछ जानते हैं, बच्चा अभी एक पर्टिकुलर स्टेज पे है। अब जब हम एज अ टीचर, हमारा जैसे जैसे रोल होगा वैसे वैसे हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। जब हम एक अध्यापक के रोल में हैं और हम या ऐसी माता या पिता के रोल में है जो बच्चे की कार्य कुशलता बढ़ाना चाहता है, उसकी सीखने की प्रक्रिया बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें इससे बेहतर कोई प्रक्रिया है ही नहीं। क्योंकि जब हम बच्चे को समझ पाएंगे तो पेडागॉजी का पहला कदम ही यही है। जो शिक्षण शास्त्र है वो, या शिक्षा शास्त्र है, वो ये कहता है कि बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। जब हम उसे समझेंगे तभी हम उसे वहां से आगे लेके आ सकते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि बच्चों में बच्चा होने से हमारा जो अध्यापक है या माता पिता वर्ग जो है वो ये समझ पाएगा कि बच्चा कहाँ है, तो मुझे उसको हाथ पकड़ करके या कितना स्पेस दे करके यहाँ लाना है जहाँ हम उसे लाना चाहते हैं। तो ये हमारे पेडागॉजी का हिस्सा है। तो अब क्योंकि ये प्रश्न था आपका, इस प्रश्न के बाद मैं दोबारा से अपनी जो बात कर रही थी उसी पे जाऊंगी। आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ बीइंग चाइल्ड अमंग चिल्ड्रन? यदि ये समझ आ जाता है तो हमारे बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहली जरूरत है कि जब हम बच्चों में बच्चा बनते हैं तो हम बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जो हमारा सामान्य टीचर या माता पिता बच्चे के साथ नहीं करते। माता पिता तो बिल्कुल विशेष सही। रूप से बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं करते। वो केवल ये सोचते हैं कि ये बच्चा एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा रोबोट है, कंप्यूटराइज्ड रोबोट है, जिसके बटन माता पिता और अध्यापक के हाथ में है, और जो वो माता पिता या अध्यापक चाहते हैं वो दबाएंगे बटन और बच्चा उस चीज को कर पाएगा, यानी कि वो रोबोट उस चीज को कर पाएगा। बच्चे को हम बच्चा कभी समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम भूल चुके हैं कि बचपन है क्या, सीखना है क्या, सीखने की प्रक्रिया क्या। सो पहली आवश्यकता है कि बच्चे को समझना, क्योंकि बच्चे को आगे लेके जाने के लिए बच्चे को समझना उतना ही जरूरी है जैसे एक माली का, जो एक गार्डनर होता है, माली होता है, उसको ये समझना पड़ता है कि यदि ये तुलसी का पौधा है तो इसको सींचते वक्त क्या ध्यान रखना आपकी आवाज कट हो रही है मैम, आपकी और आवाज कट हो यदि रही ये नीम का पेड़ है
तो इसके लिए अच्छा, तो क्या करा जाए? क्या लगता है कि मुझे अभी अभी आवाज ठीक है? हाँ ओके जी, ओके मैम। ज्योति, अभी आवाज बराबर है। ठीक है? हैं? हाँ, अभी बराबर ओके है, ओके। बराबर है। मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा पास रख लूंगी जी। मैडम मैम मैडम जी, मैं दूसरी पूछूंगी। बात ये है, हाँ, मैम कोई जरूरत नहीं है हाथ में हाँ, पकड़ने की, छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं। अच्छा आ रही है अच्छा, ठीक आवाज, है, अच्छा बराबर है, ओके बराबर है। हाँ, ओके जी, ओके, बोलिए। कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं पूछूंगी आपको कि अ, तो नीड की बात थी, हमारी आवश्यकता क्या है? बोलो बोलो। बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं, जो आप बोलिए। पूछो, वो ज्यादा जरूरी है, जो आप बोलो। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं होती है, नहीं तो नहीं, उनको ठीक है, इस हम उन्हें ओके। कैसे पहचाने एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि उनकी प्रतिभाओं का शोध कैसे ले, कैसे उनके प्रतिभाओं को शोधे, कैसे उनके प्रतिभाओं को निखारे। देखो, एक है कि ये जानना कि हमारे बच्चे में प्रतिभाएं क्या हैं, और दूसरा बात आती है उसको विकसित करना या उसका निखारना। पहली बात तो ये है कि हमारे पेरेंट्स ये खुद समझ ही नहीं पाते हैं कि उसके बच्चे में क्या प्रतिभा है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। जब वो उसको कंप्यूटर समझ लेते हैं, बहुत अच्छा कला हो, हम्म, उसको हम उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको निखारने का मौका भी नहीं देंगे और निखरने का मौका भी नहीं देंगे। मैं तो ये कहूंगी कि पेरेंट्स निखारने की चिंता ना करें, पेरेंट्स केवल बच्चे को मौका दें। वी नीड टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू आवर चिल्ड्रन। अभी क्या होता है, पेरेंट्स अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, सोचते भी नहीं हैं। पेरेंट्स खास करके अभी लॉकडाउन के दौरान तो हम ये बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि टीचर्स अपना काम करवाना चाह रहा है और आवाज थोड़ा पेरेंट्स सोच ब्रेक। रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी दुखी है, वो नर्चर करना आसान काम नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, 1 मिनट इसको हटा नेट देती हूँ। नेट नेट का बिल्कुल। थोड़ा इशू है मैम, नहीं आ रही है आपकी आवाज अभी। मैम हाँ, बोलिए मैम। आवाज नहीं आ रही मैम आपका, आप हेडफोन लगाइए। सीधे सीधे मोबाइल हेडफोन्स है। मुझे ये लगा कि कटने का कारण क्या हो सकता है, ऐसा कभी नेट होता तो नेट नहीं है। नेट यहाँ नेट प्रॉब्लम। असल में वेदर, यहाँ पे वेदर बहुत खराब है, बहुत तो बादलों आपके की गर्जन हो रही है, इसलिए इसी की शायद। वजह से शायद, हाँ, शायद तो शायद। हम अपना पंगा जारी रखते हैं, देखते हैं, मैम शायद कोई बात नहीं, आप आप जो है एक बात, आप जो है आप ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा इश्यू है नेट का, तो लाइव में वो क्लियर होता है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर दीजिएगा ठीक है, जो बात हो रही है। ओके मैम। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम जो है जिस प्रश्न का जवाब मैं दे रही थी वो ये था कि पेरेंट्स बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखारें। पहली बात कि बच्चे में विश्वास रखें। एक्चुअली मैं इन बातों का जवाब एक अलग तरीके से देना चाहूँगी। मैं सोचती हूँ कि उससे शुरू करूँ तो उससे हो सकता है ज्योति तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न जो है ना, उनका उत्तर मिल जाए। इज़ इट ओके? है? ओके, 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 क्योंकि यदि ओके। आप या हाँ, नहीं तो क्या होगा कि मैं रिपीट करूंगी चीजों को, तो वो रिपीट करना ठीक नहीं है। तो हम अब ये करते हैं कि हम अच्छा, बच्चों के साथ जब बच्चा बनते हैं या अध्यापक बच्चों के लेवल पे उतरता है, तो उसे क्या क्या कैसे करता है और कब करता है और कितना करता है, जिससे आपके ये सारे प्रश्न जो है उनका जवाब मिल जाएगा। मैंने 10 पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाला है, मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, बच्चों को नर्चर करने के लिए या उन्हें सही मौका देने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड अप्रिशिएट हिम और हर।
बच्चे को जो है वो हम स्वीकार करें। तो जब हम स्वीकार करते हैं तो हम बच्चे को ये नहीं देखते वो कितना कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है और उसे ये करना चाहिए। हम ये कहते हैं बच्चा जो कर रहा है पहले तो उसे स्वीकार करो और जो वो कर रहा है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करो, और ये हर पेरेंट को और हर टीचर को करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात हमारी होती है, क्योंकि एक्सेप्ट तो कई बार हम ऐसे भी कर लेते हैं, अरे जैसा भी है, मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं तो एक्सेप्ट करती ही हूँ। नो, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये होता है मन को मारना एक्सेप्ट करने में, और एक मन मारने में बहुत अंतर होता है। एक्सेप्ट करना माने खुशी से, बच्चे को लगे कि माई मदर और मन से, दिल से, प्यार से। दिल से, एग्जैक्टली। फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है, उससे वो क्लियर हो जाता है, बिलीव इन योर चाइल्ड। अपने बच्चे में विश्वास करो, सच्चा विश्वास। विश्वास कैसा? ये एक दिन जरूर करेगा, ये बच्चा कर पाएगा। जब पेरेंट्स और टीचर्स ये विश्वास रखते हैं तो बच्चा कर पाता है। बच्चे को लगता है कि मेरा टीचर मेरे साथ है, मेरी मम्मा या मेरे पापा मेरे साथ है। सो एक्सेप्ट द चाइल्ड, अप्रिशिएट द चाइल्ड। जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो उससे एक्सेप्टेंस पता चलती है। बिलीव इन योर चाइल्ड, बच्चे में विश्वास करना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है सी, मैं ए बी सी डी ई की तरह से चलूंगी। एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन ए, बी से हमारा हो गया बिलीव इन योर Believe. चाइल्ड। सी से हम बोलते हैं कंपैशन। कंपैशन होता है एक ऐसा प्यार जिसमें हम उस बच्चे के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बच्चे के साथ कर रही हूँ तो मैं बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है पहले वो जानूं। यदि मैं वो जानती हूँ तो फिर मैं बच्चे के साथ सच्चा प्यार से उसकी तरफ देख सकती हूँ। मैं ये नहीं, ऐसे नहीं देखूंगी, ये नहीं कहूंगी या मैं ये नहीं करूंगी, अरे ये क्या, ऐसा मुंह बना देने से, एक फेस बना देने से बच्चा हमारा डाउन हो जाता है। इसके बाद बात आती है डी की। सो कंपैशनेट जो है, कंपैशनेट के साथ बहुत पॉइंट है। हम ये कहते हैं डोंट कंपेयर ऑल्सो, मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हैं, वो उन चीजों को पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो हमारा टाइम खत्म हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं डिस्कस एंड डू नॉट डिक्टेट। जब भी हम बच्चों से चाहते हैं कि वो कोई काम करे और किसी काम में हम उनको चैलेंज दे रहे हैं तो हम डिक्टेट ना करें। हम ये ना कहें तुम्हें ये करना है, हम ये कहें कि आज हम ये सोच रहे हैं करने का, व्हाट डू यू थिंक, कैसे होना चाहिए। हम ये कभी मौका नहीं देते अपने बच्चे को, घर में भी नहीं देते, स्कूल में अध्यापक नहीं देता। सो वी हैव टू डू दिस। इफ वी डू दिस आवर चिल्ड्रन विल ग्रो एंड डेवलप एवरी डे। फिर हम बात करते हैं ईगरनेस। बच्चे को ये सच में लगना चाहिए कि मेरी माँ या मेरे पापा या मेरा टीचर उत्सुक है, ईगर है मेरी बात सुनने के लिए। अच्छा और बताओ, हाँ हाँ ओके ओके। ऐसा करेंगे तो बच्चा जो बात कहना चाहता है वो नहीं कह पाएगा। सो हमें उसको ये एहसास दिलाना होगा कि आई एम ईगर, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं सच में जानना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में देखा होगा, मैं यदि 10 दिन आपके साथ हूँ तो मैं 10 दिन में 80% टाइम आप लोगों को सुनती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल 20% बिल्कुल। टाइम बोलती हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि आई नो यू आर ऑल ज्वेल्स, आप सब ट्रेजर हैं। फिर इसके बाद बात आती है फ्रेंड इन चाइल्ड। जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमें ईगरनेस के बाद जो एफ की बात आई, एफ फॉर फ्रेंडशिप। बच्चे में सच्चा दोस्त ढूंढिए, तभी बच्चा आप में दोस्त ढूंढ पाएगा। कोशिश करिए, जैसे मैं आपके साथ करती हूँ, मुझे जो भी चीजें भले ही आती हूँ, मैं फिर भी जानती हूँ बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से आती। आई लव यू, और मैं सच्ची दोस्ती करती हूँ, मित्रता करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ मिलता है और आप लोगों को भी मिलता है मेरे से। तो बच्चों के साथ, बिल्कुल चाहे हमारा बच्चा है चाहे मेरा स्टूडेंट है, यदि मैं उसमें फ्रेंड ढूंढती हूँ तो वो हमें हेल्प करते हैं लर्न करने में। बिकॉज हमारा मकसद है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है बच्चे की लर्निंग। तो यदि बच्चा मेरा दोस्त है
और मैं उसे कहती हूँ कि भैया ये करना है, ऐसे करना है, तुम बताओ कैसे करें। मैं तो हम दोस्ती में अपने चलते हैं, तो बच्चा हमें ट्रस्ट करता है, हम उसे, और दोस्ती में हम वो जो लर्निंग प्रक्रिया है उसको बेहतर बना देते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए और बच्चे के साथ बच्चा होने की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम बात मैं बीच में लेके आई, हालांकि जी से मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर जो मैं कहना चाहूंगी वो है गिगलिंग। गिगलिंग का मतलब है खिलखिला के हंसना। हम ये भूल जाएं कि मैं 60 साल की हूँ, जो मुझे हंसी आए अंदर से तो इतना खिलखिला के हंसूं बच्चों के साथ, बच्चा बन करके, जिससे कि बच्चे को एहसास हो कि आई एम एट दैट लेवल। अपनी क्लास में हर अध्यापक को हंसना चाहिए, एक बार एटलीस्ट खिलखिला के हंसना चाहिए बच्चों की तरह से, पूरा ठहाका लगा करके। सो गिगलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सामने बाकी के पॉइंट कभी कभी छोटे पड़ने लग जाते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ ऑनेस्ट एफर्ट्स पे। हमारे टीचर्स में कुछ टीचर्स तो आपके जैसे हैं, जिनमें सच्चाई से वो चीजें हैं, जिनके चेहरे पे भी झलकता है, ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें जॉयफुल लर्निंग करनी है, तो वो दिखाने के लिए कुछ ऐसा करना, वो जॉय नहीं होता। जॉयफुल का मतलब है कि बच्चा जो चाहता है, बच्चे को केंद्र में रख के, सेंटर में रख के हमें जो सोचना है वो जॉय है। तो अब बात कर रही हूँ मैं ऑनेस्ट, एच फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी फ्रॉम पेरेंट साइड एंड टीचर साइड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को लगे कि हमारा टीचर या पेरेंट ऑनेस्टली मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, मेरा टीचर ऑनेस्टली मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरा टीचर ऑनेस्टली मुझे ईगरली सुनना चाहता है, मेरा टीचर सच में चाहता है कि मैं पढ़ पाऊँ, मैं अच्छा लर्न कर पाऊँ, मेरे टीचर्स मुझे प्यार करते हैं। तो ये ऑनेस्टली झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और ये हमें महसूस करना चाहिए। फिर आता है आई, आई फॉर इन्वॉल्वमेंट। मैं कहती हूँ इंटेंस इन्वॉल्वमेंट। इंटेंस इन्वॉल्वमेंट का मतलब है केवल सुपरफिशियल या सतही लेवल पे, शैलो लेवल पे हमें बच्चों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। वी हैव टू गो डीपर, इंटेंस रिलेशन फॉर द बेटर लर्निंग एंड बेटर डेवलपमेंट। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट मुझे लगता है हर अध्यापक को, हर पेरेंट को कोशिश करनी चाहिए। कोशिश इसलिए कह रही हूँ कि जानते हुए भी कई बार हम ये कर नहीं पाते हैं, हमें समय लगेगा ये करने में, वो है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो जजमेंटल ना हो। ये लास्ट बट बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों में बच्चा होने के लिए, क्योंकि यदि हम ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जिसमें बच्चे को ये महसूस हो कि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा, जैसे अभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को मैम जज करेंगी। जिन बच्चों ने आर्ट का यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि सब कोई मुझे जज कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कर रहे हैं। तो जो एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कर पाते हैं, तो बच्चों का जो डर है लर्निंग के प्रति वो खत्म हो जाएगा, जो बोझ है लर्निंग का वो खत्म हो जाएगा। और ये सारे जो 10 पॉइंट मैंने बताए, ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बहुत ही बढ़िया। आसान तरीके से करते हैं। उसमें मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। जब जब हम बच्चे को काम करने का मौका देते हैं और उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं सबके सामने, तो बात ही कुछ और होती है। बच्चे को एक फीलिंग होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक कनेक्शन बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ग्रुप आपने जो 10 बनता है, पॉइंट बताए मैडम जी, उसे बहुत उसे बढ़िया। अपनी वर्थ रियलाइज हो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जो 10 पॉइंट बताए वो सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मतलब ये छात्र पेरेंट्स के लिए उपयुक्त है, शिक्षकों के लिए उपयुक्त है। यह जो बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करे या कैसे बच्चे बन के रहे और उनको खिलाए, इसकी जो आपने अल्फाबेट बताए
बहुत ही बढ़िया। मैं अभी आपने मस्ती की बात की, तो अगर हमें हमारी जो पाठशाला होती है वह अगर मस्ती की पाठशाला बन जाए तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हो जो बच्चों पसंद करे, या कौन कौन सी एक्टिविटी हम ले सकते हैं, ऐसे आपको लगता है मस्ती की पाठशाला? सबसे पहले मस्ती की पाठशाला, उसके लिए या सबसे पहले बात है कि खूब धूम धड़ाका, धमाल धमाल। टीचर भी जैसे आप करते हो, जैसे विक्रम करता है, जो धमाल बच्चों के साथ होती है, कि बच्चों के साथ म्यूजिक बज रहा है, नृत्य हो रहा है, थिएटर हो रहा है, फिर विजुअल आर्ट्स हो रही है, मुखौटे बन रहे हैं, मुखौटे पहन रहे हैं, डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। देखते ही देखते मैंने उसकी पाठशाला में देखा था, मैं तो देखती हूँ विक्रम की पाठशाला मस्ती की पाठशाला ही होती है, तो उसमें उसमें जो है मुझे देख करके इतना आनंद आ रहा था, मन हो रहा था कि दोबारा से ऐसे स्कूल में जाना शुरू किया जाए, बच्चा बन जाए कोई। बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे अध्यापक बच्चों में इतना विश्वास करता है और बच्चों को मेकअप करने का मौका दे रहा है कि ठीक है तुम लोग जो करना है करो, उसके बाद जो है चलो ठीक है, तुम्हें किताब में से किसी भी पाठ में से कुछ करके दिखाना है। और बच्चा कह रहा है सर, आप वो बच्चों को कह रहा है और बच्चे उसे कह रहे हैं, एंड दे डिड सो वेल। सो मस्ती की पाठशाला में मस्ती और सीखना दोनों होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं एक दोनों। अध्यापक होने के नाते ये कहूंगी, जो अध्यापक ये सीख जाता है कि मस्ती क्या है और कैसे की जाती है, समझो वो पूर्ण अध्यापक होने की तरफ चल पड़ा। तो मस्ती करना, मस्ती करने का मौका देना बच्चों को सीखने के साथ जरूरी है। सो थिएटर, म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट, पेपर क्राफ्ट्स, गेम्स, कुछ भी, पर ये ध्यान रखें कि कोई भी एक आर्ट फॉर्म बारी बारी से ना की जाए। जैसे मानो थिएटर आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं रोज बच्चों को हर चीज के साथ थिएटर करा रही हूँ, तो बच्चे उससे ऊब जाएंगे। जैसे अच्छी चीज खा खा करके भी हम ऊब जाते हैं। तो एक दिन थिएटर किया, तो उसके बाद जब 2 दिन में, 3 दिन में जब भी बारी आए, फिर आप बात करें आज हम संगीत करेंगे। फिर संगीत बिल्कुल में भी कुछ ऐसा किया, उसके बाद मन करेगा चलो आज हम मुखौटे बनाते हैं, फिर हम आज ग्राउंड में कुछ नीचे ड्रॉ करते हैं, आज हम रंगोली बनाते हैं, फिर हम आज जो है वो नृत्य करते हैं। तो हम चेंज करते रहें। बिल्कुल। एक बात और कहना चाहूंगी, मस्ती की पाठशाला तब होती है जब अध्यापक 100% स्टूडेंट्स को साथ लेके चले। बिल्कुल एक भी बच्चा, चाहे वो विशेष बच्चा है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई हियरिंग का उसको लॉस है, या फिजिकली उसको जो है कोई किसी अंग में ऐसा इशू है कि फिजिकली चैलेंज्ड है, तो हम लोगों को हर बच्चे का ध्यान रखते हुए रादर कोशिश करनी चाहिए कभी ना कभी किसी एक्टिविटी में इन बच्चों को एकदम सेंटर में रखा जाए, मेन कलाकार। तो बच्चों को हमें यस चेंज करते रहना चाहिए, कौन कौन सेंटर में रहे, कौन अध्यापक के साथ रहे। और यही बात घर में भी है, यदि एक से ज्यादा वो है, 3 है, तो हम लोग प्रयास करें कि किसी एक करें और हर बच्चे के हिसाब से चेंज आता जाए। तभी जो मस्ती की पाठशाला या मस्ती की का जो पंडारा, जो घर में पंडारा बॉक्स जिसे हम बनाना चाहते हैं, वो बन पाएगा। सो मस्ती माने बिल्कुल। सब, सबकी हस्ती इकट्ठे। मस्ती और हस्तियां बराबर बराबर। मैडम जी, मैं आगे आपको पूछना चाहूंगी कि भोपाल में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने छोटे बच्चों को गणित जो पढ़ाते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो एक था कि जो वायरल हुआ था। तो गणित जो विषय है, यह विषय जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको वैसे मतलब इतना पसंद नहीं आता है, तो गणित विषय में रुचि लाने के लिए हम बचपन से ही बच्चों को या बड़े बच्चों को कौन सी गतिविधियां दे सकते हैं, या गणित की रुचि कैसे निर्माण कर सकते हैं? देखो, जो तो बड़ा बच्चा है उसका तो पहले गणित का डर निकालना पड़ेगा, तो उसका प्रक्रिया में थोड़ा सा अलग हिस्सा आएगा। पर सबसे पहले जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे, जिस स्तर से
आप काम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक के जो बच्चे हैं, वो सबसे बढ़िया स्टेज है क्रिएटिविटी को का विकास करने के लिए, उसका नर्चर करने के लिए, बौद्धिक विकास करने के लिए, मानसिक विकास करने के लिए, हर तरह के लिए। तो उसमें जो हमारा शैक्षणिक प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को मैथ्स कभी डर ना लगे। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि हम विषय में, जो विषय मुश्किल लगते हैं टीचर्स को, वो बच्चे को भी मुश्किल लगने लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। मोस्टली हमारे टीचर्स जिस पुरानी पद्धति से पढ़े हैं, उन्होंने बहुत ड्राई और एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, तो वो बच्चों को वैसे ही पढ़ाना चाहते हैं। तो जब हम पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है। हमें उसे अप्लाइड मैथ्स करने का मौका देना चाहिए। सो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। अब यदि सिंपली हम बात करें, वो वाली तो जो भोपाल में किया, उसके हमारे 3 वीडियो हैं, वीडियो नंबर 1, 2, 3। हमारा साथी है, मैं उसे बोलूंगी कि हमारे एटीएम के ग्रुप पे और बिल्कुल निशंक के बिल्कुल ग्रुप पे बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया वीडियो है वो, दोबारा से डाल बहुत दें। बढ़िया है। हाँ, थैंक यू। वो तीनों जो है, उसमें तो क्या है कि सारे मैथमेटिक्स के अध्यापक सामने बैठे थे, जो 6ठी से लेके 10वीं तक को मैथ्स कराते हैं, तो हम उन सब से बात कर रहे थे। तो हम वो तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं ये चाहूंगी कि हम चर्चा कर लें कि हम हमारे घर में क्या ऐसा है, या स्कूल में क्या ऐसा है जिसे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कह सकते हैं। छोटी सी बात करती हूँ, यदि बच्चे प्राइमरी के हैं, घर में जो है, घर के लिए टीचर, घर में बच्चा रोज देखता है, टीचर, आप जैसे ज्योति है, विक्रम है, बात करेंगे बच्चों से, अच्छा आज हम घर के लिए एक गेम तैयार कर रहे हैं, आपने जो अपने मम्मी पापा के साथ खेलनी है, आपने ये जानना है कि आपके घर में रोज कितनी रोटी बनती है। ठीक है, कितनी रोटी बनती है, कितना चावल बनता है, और क्या क्या बनता है, इसका एक चार्ट बनाना है। तो एक तरफ हमारा ईवीएस चल रहा है, दूसरी तरफ मैथमेटिक्स का काम शुरू हो गया। बिल्कुल जब बच्चे एक दिन में बहुत काम नहीं देंगे, ये हो गया। अगले दिन हम काम देंगे कि आपने ये देखना है कि किचन में खाना बनाने वाले कितने बर्तन हैं, खाना परोसने वाले जैसे थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, वो कितने बर्तन हैं और उनकी शेप्स क्या है। अब ये देखिए, आपने शेप्स भी कर लिया, कितने में जो है उसको नंबर्स की गिनती हो गई, और बच्चा ये देख पा रहा है कि यदि कटोरी है तो उसमें सर्कुलर स्टोरी है, बच्चा ये सब भी जान पा रहा है। उसको आप घर के साथ जोड़ भी रहे हैं घर के अंदर। फिर अगले दिन आप बात कर सकते हैं, अच्छा अब ये तो पता है कि घर में कितना क्या क्या चीज बनती है। अब हम ये जानेंगे कि घर में जो बनता है उसमें कितना क्वांटिटी, कितना मेजरमेंट राशन लगता है। आटा, इतनी रोटी के लिए आटा कितना लगता है, ऑफ कोर्स माँ से और पापा से पूछेगा बच्चा, बच्चे को नहीं पता। एस्टिमेटेड वो हो सकता है कहे कि हर रोज तो घर में आधा किलो लगता है। किसी के घर में ज्यादा मेंबर्स है, कोई कहेगा अरे क्या बताएं 1 किलो आटा लग जाता है। ओके, अच्छा 1 किलो आटे का दाम क्या है और 1 किलो आटे की रोटी कितनी बनती है। ओके, ये एक काम हो गया। अब हम ये कहेंगे बच्चे को, ये सब रोज चल रहा है, जो भी हम स्कूल में चला रहे हैं, कर रहे हैं, उसके साथ अप्लाइड चल रहा है। अब जब बच्चा आता है, हम ये कहते हैं अच्छा 1 किलो आटे से हमारी 35 या 40 रोटी बनती है, और यदि हम और आटा कितने का आता, उसने बोला कि ठीक है 50 रुपए किलो का है तो 50 रुपए का हो गया। ओके, पर जो मार्केट में रोटी मिलती है वो तो एक रोटी कितने की होती है, 20 रुपए की है, 30 की है, डिपेंड करता है कहाँ किस किस स्तर का बच्चा है। गांव का है तो वहां बात हो सकती है 2 रुपए की या 5 रुपए की। आप ये बच्चे को कह सकते हैं, अब यदि चौथी पांचवी का बच्चा है तो इसी से आप प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ अब आप उसे ये कहें कि आप बताइए इसके पीछे क्या रीजन है। तुम्हारी माँ का अपने आप काम करना, तो तुम्हारी माँ कितनी वैल्यूएबल है
है या तुम्हारे पापा कितने वैल्यूएबल हैं जो ये सारी चीजें खुद कर रहे हैं, तो इतने में हो रहा है, तो वैल्यूज भी साथ में हम दे रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि जब मार्केट में खाते हैं तो वो बनाने के लिए गैस का यूज करता है, उसमें जो है यूटेंसिल्स उसके होते हैं, उसका स्पेस होता है, उसमें इतने लोग होते हैं, इन सब की कॉस्टिंग करिए। तो ये हम 10th तक के बच्चों को करा सकते हैं कॉस्टिंग का कंसेप्ट, कि यदि ये चीजें हैं हम खुद करते हैं तो हमारा ये इतना कम लगता है, एक मार्केट में जब करते हैं तो उसमें कॉस्टिंग कैसे बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या है कि ये एक्टिविटी यदि बड़े बच्चे हैं तो हम एक गेम के माध्यम से, कि हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया छोटा मैथमेटिक्स का, जो ईवीएस और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज तीनों का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में सीबीएसई इस वक्त बिल्कुल कर रहा है कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दो। तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में क्या है, सारे सब्जेक्ट है, इतनी बात भी बच्चे करेंगे, पेरेंट से बात करेंगे, कम्युनिटी से बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, एंड देन जो वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे उसमें उनको गणित के कितने कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उन कंसेप्ट्स के ऊपर जब बच्चे ने काम कर लिया तब हम उन कंसेप्ट्स के ऊपर कि ये कंसेप्ट को गणित में ये कहते हैं, तब हम उसको उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। जीवन मिलीग्राम शिक्षा से से एक गणित किलोग्राम की ओर। तक, एग्जैक्टली हाँ हाँ, मिलीग्राम से किलोग्राम तक, ये मिलीमीटर से किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक कैसे लेके जाना है। चिल्ड्रन विल इंजॉय दिस प्रोसेस, और एक बार इस तरह से जब वो डिस्कस करते हुए मिलकर के ग्रुप में करेंगे तो गणित जो है फिर हमें 4 दिन तक कुछ और नहीं बिल्कुल बिल्कुल। करना, गणित करें मानो, तो ये बच्चे बोर नहीं होंगे। क्योंकि आप बोलेंगे कि जो आपने रोटी ऐसे गिनी थी, जो आटा जो था उसको आपने मेजर किया था, जो आपने कॉस्टिंग किया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस किया था, ये सब वही तो है। एंड बच्चे बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज नाउ इट इज नो मोर एब्स्ट्रैक्ट। बराबर। हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट के साथ जोड़ दिया। तो ये सब चीजें जो है वो बच्चों के परिवेश से, जो उनका रोज का जीवन की चीजें हैं स्कूल में और घर में, उससे मैथ्स को जोड़ देना है बस। उसके बाद मैथ्स का डर खत्म, क्योंकि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज बिल्कुल पार्ट बिल्कुल ऑफ आवर लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी आर लिविंग इट एवरी डे। बराबर। ठीक है। बराबर है बराबर। मैडम जी, अभी आपने बताया कि हम लोग कई विषय इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूलों में हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों की संख्या कम होती है, तो वो एक ही शिक्षक पहली को भी पढ़ाता है, दूसरी को भी पढ़ाता है, तीसरी को भी पढ़ाता है, बहुवर्ग अध्यापन करता है। तो जब बहुवर्ग अध्यापन वह करता है तो बच्चों के संग बच्चा होके वह उसका सर्वांगीण विकास कैसे करे? उसमें तो और कोई रास्ता ही नहीं है, उसमें तो बच्चों के बीच में बच्चा होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम मल्टीग्रेड टीचिंग करते हैं तो मैंने देखा है भोपाल में ही हमारा ब्लॉक है, उसमें हम उसे अडॉप्ट कर रखा है आरआई ने और एनसीईआरटी ने। तो उसमें मैं एआईएल के लिए गई थी, तो वहाँ पे 2 टीचर और 5वीं तक क्लास, और वो 2 टीचर में एक टीचर तो प्रशासनिक कार्य करते रहते हैं, केवल एक टीचर सारी क्लास ले रहे हैं। तो उसमें बच्चों के साथ बच्चा नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो पागल हो जाएंगे 1 क्लास से 5 क्लास तक के बच्चों को डांटते हुए, क्योंकि यदि आप उनके साथ बच्चा नहीं होंगे, दोस्ती नहीं होगी, उन्हें समझेंगे नहीं, तो आप गुस्सा करते रहेंगे। मैं आपकी हेल्थ की बात कर रही हूँ, अपने अध्यापक के स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ, और पेरेंट्स की। जो लोग बच्चों को समझते नहीं है, बच्चों के साथ बच्चा होना नहीं जानते हैं, दे कैन ओनली बी अपसेट, इरिटेटेड, क्या है ऐसा नहीं, उनका मानसिक तनाव उनको तरह तरह की बीमारियां लगाएगा। बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो खुद भी रोगी हो जाएंगे, और घर जब जाएंगे तो उनकी शक्ल पे 12 बजे होंगे। तो इस बच्चों में बिल्कुल बचा होना, और कैसे होना है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से। तो यदि बिल्कुल हम और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है मल्टीग्रेड में, जहाँ टीचर अकेला है और 5 क्लास है, वहाँ जो हमारे नन्हे दोस्त हैं, जैसे जो 3rd तक के बच्चे हैं, ये मैंने होते देखा है, हमने कराया है ये 3rd के बच्चे
फर्स्ट और सेकंड के साथ बैठ करके उनको काम करा रहे हैं, और जो फोर्थ और फिफ्थ के हैं वो थर्ड को फोर्थ को काम करा रहे हैं। और टीचर जो है उसने 3 गोले बना दिए, एक में फर्स्ट सेकंड बैठा है, एक में थर्ड फोर्थ बैठा है, एक में फिफ्थ बैठा है। वो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठती है, यहाँ हंसती है और उनके साथ बात करती है और उनको अप्रिशिएट करती है, और फिर वो दूसरे हेलो। ग्रुप में बैठती है, फिर तीसरे में। हाँ थकती हाँ, नहीं है। हेलो हेलो, बीच में कट के था क्या? या मेरी आवाज आ रही? आ रही है आ रही है हेलो, आ रही है आ रही है। ओके, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके जी। तो उसमें ये होता है कि हम जो है बच्चों के ही ग्रुप बना लेते हैं, और उन बच्चों को हम जो है ये नहीं किसी एक को मॉनिटर बना के करते हैं, किसी एक को जो है बुली करने का मौका दे देते हैं। जिस बच्चे को आप, बच्चा तो बच्चा है, जब उसको बुली कर मॉनिटर बनाएंगे और रोज वही मॉनिटर रहेगा, तो या तो कुछ बच्चों को वो दबाएगा, या कुछ बच्चों से वो फेवर होनी शुरू हो जाती है, और कुछ बच्चों के साथ वो बुलिंग करता है, दबाने का काम करता है। हमें कोशिश ये करनी, हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। जब आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग करेंगे, तो जिन बच्चों का ड्राइंग बहुत अच्छा है और ड्राइंग में अच्छा कर रहे हैं, उस दिन उन बच्चों को हम आगे करेंगे और वो करेंगे, उसके बाद हम अपनी लर्निंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और जिस दिन नृत्य जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको सेंटर में ले लेंगे, बाकी लोग उनका कहना मान रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड, एंड टीचर हैज टू टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स। 5वीं के बच्चों को भी हमें इन्वॉल्व करना होगा छोटे बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। उनकी बात अच्छे से मान सकते हैं। हमारा मैडम, काम है प्लानिंग करना, अध्यापक का काम है प्लानिंग करना। यस। मैडम इसी को जोड़ के मैं एक सवाल और पूछूंगी कि आरटी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वयानुरूप प्रवेश, जिसे मराठी में कहते कि एडमिशन अकॉर्डिंग टू एज, मतलब अगर दूसरी में 8 साल का बच्चा है तो उसका डायरेक्ट दूसरी में प्रवेश हो जाता है, वो पहली सीखा नहीं होता। तो यह छोटा बच्चा है तो उसको तो हम तैयार कर लेते हैं बुनियादी शिक्षा से, मूलभूत शिक्षण के लिए। लेकिन अगर ऐसे ही एडमिशन 7वीं, 6ठी, 8वीं कक्षा में हो, तो इन बड़े बच्चों को यह बुनियादी शिक्षा कैसे देकर उसके उच्चतम जो क्षमताएं होती है, उच्चतम क्लास के, वह भी उसके हमें विकसित करने होते हैं, तो कैसे करें यह सब? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है ज्योति, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये वो स्टेज है, ये वो बच्चे हैं जिनके साथ कंपैशन की और कनेक्ट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, मैं उसका बीच में संदर्भ लेके आ रही हूँ, पंगा, यस, देखा मैंने। जो कंगना रनौत की है। हाँ, तो उसने क्या किया कि वो, बाकी लोग कम उम्र के हैं और वो इतनी उम्र की है उनसे, और एक बच्चे की माँ है, और आप अंदाजा लगाएं कि जो बड़ी उम्र का होता है और अपने छोटे साथियों के साथ उस लेवल पे आके काम करता है, तो उसकी ईगो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सब कुछ जो है वो क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि उसको, वो जो छोटे हैं और जो पहले से सीख रहे हैं वो ज्यादा कर पाते हैं, और जिसने छोड़ दिया उसको आता नहीं। तो ये वो बच्चे हैं। और होता क्या है हमारे स्कूलों में, आरटीई ने हमें मौका दिया कि हम इन बच्चों को फायदा पहुंचाएं, और वो बच्चे जो हैं उनका ये अधिकार है, उनका बिल्कुल राइट है कि उनको एजुकेशन मिले, तो हमने इसलिए लिया। पर यहाँ पे अध्यापक क्या करते हैं कि जो दूसरे बच्चे हैं जिनको आता है उन्हीं से पूछेंगे, इन बच्चों को थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर देते हैं जिससे उनका मनोबल या उनकी बिल्कुल। वेलनेस वो टूटता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, जबकि जरूरत उससे अपोजिट की है। होना ये चाहिए कि इन बच्चों को जो उन्हें आता है उसको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से, जैसे ये बच्चे डेफिनेटली इनकी स्किल्स अच्छी होंगी, ये बच्चे भले ही मराठी में उतना अच्छा शुद्ध ना बोल पाए, इंग्लिश ना बोल पाए, हिंदी ना बोल पाए, पर वो अपनी भाषा में, जैसे आपके यहाँ के ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं कितना सुंदर गाते हैं, नृत्य करते हैं और संवाद करते हैं अपनी भाषा में। तो हम
वो करें और इनको अप्रिशिएट करें। जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जैसे मैं आपको जब अप्रिशिएट करती हूँ तो आपका डर निकल जाता है लर्निंग के प्रति और परफॉर्मिंग के प्रति। तो यू कैन लर्न बेटर व्हेन यू आर फियरलेस, व्हेन यू आर नॉट इनसिक्योर, व्हेन यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द जजमेंट। तो आपको हमारे अध्यापकों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंगली जो भी आर्ट्स आती हैं उन आर्ट्स को आप कराएं और उसके माध्यम से उनको और बेहतर शिक्षा देने की प्रयास जो है वो हमारे सफल होंगे। और यदि हम उनको वही तरीका जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये बच्चा 8वीं तक तो पास होता रहेगा, क्योंकि आप फेल नहीं कर सकते। बराबर। जैसे ही वो 8th अपना क्लियर करेगा उसके बाद वो चल ही नहीं पाएगा। जी सबसे बड़ी बात ये कि हम इन बच्चों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो आप कर रहे हैं, सब जो विक्रम कर रहा है, आप कर रहे हैं, नारायणन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है, सब लोग जो है उसका फायदा देख रहे हैं, वो इन बच्चों के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आप इनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। और जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट के बारे में आप उसको कराना चाहते हैं बिना डर के, आपके दोस्त बन के, आपके क्लोज होके सीख जाएंगे। यस, ये उन बच्चों के साथ compete अभी नहीं कर पाएंगे, समय लगेगा। जो बच्चे आपके पास 3 साल से है उसको आपने बहुत कुछ सिखा दिया है, वो आपको बहुत क्लोज है। जो बच्चा अभी सीधा सीधा 4th स्टैंडर्ड में आया है और एक ट्राइबल एरिया से आया है, तो उसको हमें हुए अप्रिशिएट करते हुए, ना जज करते हुए और उसकी कलाओं के माध्यम से उसके साथ हंसते हंसाते इस परसेंट सीख पाए। और दूसरे बच्चे जो हैं वो 60%, 80%, 100% तक जा रहे हैं, पर एटलीस्ट आपने इस बच्चे को उस लेवल पे पहुंचा दिया जहां वो सीखने की प्रक्रिया में है। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बच्चे जल्दी बिल्कुल से बिल्कुल सीखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। मैडम जी, मैं आगे जाके पूछूंगी कि अभी हम देखते हैं कि कोरोना जो है बुरी तरह से फैल चुका है। कोरोना के बाद में अगर जून जुलाई या अगस्त में जब भी कभी स्कूल स्टार्ट होंगे तो हमारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों में बच्चा बन के उनका दिल संभाल के उनकी कैसी मतलब कैसा उनका अध्यापन शुरू करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ अलग तरह से कुछ सोच सकते हैं? ऐसा है कि इस क्योंकि वक्त हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें ये रखना करना है, तो कैसे कैसे करें ये सब? उसके लिए असल में एनसीईआरटी ने अभी गाइडलाइंस बनाई हैं जो हमारे मंत्री महोदय ने शेयर भी करी, मीडिया के साथ शेयर करी, उस पे चर्चा चल रही है। उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे हमारे प्राइमरी लेवल के हैं उनको अभी हम ना बुलाएं जब तक कि एनवायरनमेंट ज़्यादा सेफ ना हो जाए, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये हम तभी तक समझते हैं, बच्चे हमारे तभी तक समझते हैं जब तक वो अपने दोस्तों से दूर है। जैसे ही छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होंगे तो हर वक्त आप उसको उस डर में नहीं रख सकते कि नहीं मास्क लगाए रहो, इतना दूर रहो, इतना दूर रहो, ये संभव नहीं है। तो उसके लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं, हम सब इसके लिए लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन इस चीज की तरफ लगा हुआ है कि पेरेंट्स को क्या समझाएंगे, टीचर को क्या समझाएंगे और बच्चों को किन को बुलाएंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम, जैसे अभी चर्चा हो रही है कि हम 1/3 बच्चों को बुलाएंगे, जैसे मानो आपने 5th के बच्चे बुलाने हैं, वैसे तो 5th तक के बच्चों को हम चाह रहे हैं कि जब तक सेफ नहीं हो तब तक घर पे रहने दें और हम ऑनलाइन इसी तरह से उनके साथ जुड़े रहें और उनको सीखने का मौका दें। बट यदि मानो आपके पास 5th के बच्चे आते भी हैं अगस्त में, सितंबर में, आई डोंट नो, बहुत उससे ज्यादा जल्दी तो आशा नहीं है कि हो पाएगा। तो जब आएंगे तो ये होगा शुरू में कि हम पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और पीटीए करके पेरेंट्स को भी अवगत कराया जाएगा ताकि उनका डर निकल जाए और बच्चों का भी डर निकल जाए। और हम जो है, यदि एक कमरे में पहले
बच्चे हमारे 30 बैठते थे, तो अब हम एक टाइम में 10 ही बच्चों को बुलाएंगे। तो आपको बिल्कुल केवल 10 बच्चों के साथ काम करना है, तो ऑनलाइन भी आपका तो काम बढ़ जाएगा, ऑनलाइन भी चलता रहेगा और आपको स्कूल में भी थोड़ा सा टाइम देना होगा। और सबसे पहले जो करना होगा वो है बच्चों की जो डर बैठा है कोरोना का कि मर जाएंगे, क्योंकि मरने का डर सबको है, बड़ों को छोटों को। छोटे जरा जल्दी भूल जाते हैं, बड़े तो बारी बारी याद करते हैं। तो हम उसमें ऐसे थोड़े जो रोल प्ले है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें काम आएगा रोल प्ले, जिसमें जैसे अभी बच्ची आई थी, उसने एक मास्क बनाया, कोई करोना बना हुआ है, कोई जो है सोप बना हुआ है, कोई सोप और के साथ वाटर है, दोनों इकट्ठे खड़े हैं, तो मानो ये कोरोना इस बच्चे के हाथ पे लग गया, वो कहता ओ मेरे हाथ पे लगता है कोरोना लग गया, तो इधर ये कहता है आइए आइए मैं खड़ा हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम 20 गिनते तक मुझे लगाओ और फिर मल मल के धो, और फिर उसके बाद तो कोरोना मर बिल्कुल जाएगा। तो अब क्या है कि जो बातें आप अदरवाइज वैसे बच्चों तक पहुंचा रहे थे, अब बच्चा स्वयं करेगा, खुद करेगा। तो जब बच्चे मिल करके, और ये हर रोज होना चाहिए, और एक हमने लिखा है, मैंने ही rather वो एडवाइस किया कि हम लोग बड़े बच्चे हैं, वो रोज एक कोई ना कोई ग्रुप ये करेगा कि यदि कहीं पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोरोना से कुछ हो जाता है, या मानो बुखार हो जाता है, तो मैं जैसे कि सच में चल रहा हो, और वो मॉक ड्रिल करके हम जब दिखाते हैं, तो जो बच्चे बैठे देख रहे हैं, उनको रोज रोज देख देख करके ये चीजों की एक कंडीशनिंग हो जाएगी, आदत हो जाएगी। भले ही कोरोना चला जाएगा, वो तब भी अपना हाथ 20 गिनते तक धोने के आदी रहेंगे, जब भी बाहर से आए हैं तो हाथ धोएंगे। और वैसे भी हमारी सरकार तो सारे राज्यों में हाथ धोने का जो है काम पहले से बच्चों को करा रही थी, तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम ये बिल्कुल तो बिल्कुल स्वच्छता के हाथ धोना और स्वच्छता जो है उसको रखना हम लोग पहले भी कर रहे थे, तो ये आसान होगा। बस टीचर को डरना नहीं है, टीचर को वो सब करना डरना मना है, है। डरना टीचर को हंसना। आई रियली लव योर लाफ, जब तुम हंसते हो तो बहुत अच्छी लगती हो। इसी तरह से हमारे हर अध्यापक को खुल के हंसना है और बच्चों को हंसाना है, और वो जो ऑल इज वेल वाला All is well. वो साथ में जरूरी है, क्योंकि सीरियस किसी काम को सीरियसली करने के लिए जरूरी नहीं है कि शक्ल हमारी सीरियस हो जाए। बराबर हम जब बराबर हंसते हैं, जैसे आप हैं, आप हंसते हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे अध्यापिका हैं। निकालने से और माथे पे चिंता दिखाने से सीरियसनेस नहीं होती है। सीरियसनेस हंसी में, प्यार से बिल्कुल बिल्कुल कहने में, सहज स्वभाव से, सरल तरीके से हो बिल्कुल। जाए। आज या एकदम एक लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद हमारे हमें कुछ शिक्षकों ने सवाल पूछे हैं, वह लेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ओके। आपने बताया अभी, लेकिन बच्चों के संग बच्चा होने में कला विषय का कितना योगदान है। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को सभी विषयों में कला विषय जो है वह बहुत ज्यादा पसंद प्रिय है। है। तो हाँ, बहुत ज्यादा प्रिय है वो, मतलब सभी बच्चे उसमें जुड़ जाते हैं, खुद होके उसमें जुड़ जाते हैं, उन्हें कुछ बताना नहीं, वो हम हमारे पीछे कि मैडम कब लेंगे ड्राइंग, मैडम कब बनाए हम माटी से कुछ, मतलब इस तरह से ये बच्चों जो है, बच्चों को कला बहुत पसंद है। तो अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी एक गतिविधि के साथ आप जोड़ के बताइए कि कला विषय को हम कैसे जोड़ सकते हैं और बच्चों के संग बच्चे बन सकते हैं। मैं जो है एक और उससे पहले बात कहना चाहूंगी, जो मुझे लगता है हमारे अध्यापकों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों से कई बार डरते हैं, और अपने दूसरे अध्यापक साथियों से, सोसाइटी से, हम लोगों को डर लगता है ये एक्सेप्ट करने में कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती है।
मुझे लगता है कि मुझे यदि अध्यापक बना दिया गया है तो सारी दुनिया को ये लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। तो बच्चा तो आर्ट में मज़ा करता है, जो भी आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में कराते हो वो उसकी इंतज़ार करता है। पर हमारे बहुत सारे साथी, हमारे अध्यापक साथी जो है, वो खुद कला करने से डरते हैं। और डर क्या है? उन्हें ये लगता है कि यदि मैं कुछ बनाऊँगी या बनाऊँगा तो हो सकता है उतना अच्छा ना बने। तो मैं यहाँ पे बहुत ही साधारण बात कहती हूँ कि मानो किसी दिन आपको ऐसा भी लगता है, हालाँकि ऐसा है नहीं, आपको लगता है मेरे से ये नहीं होगा। आप ये कह दो कि आज मैं आपसे सीखूँगी, चलो अभी नृत्य करेंगे, पर मुझे नृत्य नहीं आता है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगी वैसे करूँ तो मुझे नृत्य आ जाएगा। आप ये देखोगे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं और वो आपका मज़ाक कभी नहीं उड़ाएँगे जैसे कभी-कभी अपने बराबर के लोग उड़ाते हैं। बच्चे सच्चे दोस्त होते हैं यदि हम उन्हें ट्रस्ट करें और ड्रामा ना करें। हम सच में उन्हें ये बताएँ कि वाक़ई मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो वो उसे जैसे मैं कहूँ ज्योति मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तुम बहुत अच्छा करती हो, प्लीज़ मुझे सिखा दो क्योंकि मुझे भी करना है। तुम लोग करते हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी करूँगी। आप इतने खुशी से मुझे सिखाएँगे जो शायद मेरा टीचर नहीं मुझे सिखा पाया था। तो हमें सब अध्यापकों को और पेरेंट्स को ये जो कभी-कभी ढोंग करते हैं हम कि आई नो बेटर, आई नो एवरीथिंग, ये थोड़ा-सा कम करना चाहिए और इससे कोई डर नहीं बनता। आज बच्चों को सब पता है कि हमें कितना आता है। तो यदि हम ये प्रयास करें अपने बच्चों के साथ भी और अपने शिष्यों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी कि मुझे ये तो बहुत अच्छे से आता है, पर ये चीज़ मुझे आपसे कम आती है, कौन सिखाएगा मुझे? आप ये देखेंगे एवरीबॉडी विल रेज़ हैंड मैम मैं। तो एक ये चीज़ हम करनी शुरू कर दें तो मस्ती की पाठशाला में 4 चाँद लग जाएँगे एंड यू विल ग्रो एज़ अ ह्यूमन बीइंग, यू विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज़ आपको सच में मज़ा आने लगेगा, आपको इतने दोस्त दिखाई देंगे, जो सच्चे दोस्त हैं, जिनका कोई आपके साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो दूसरी बात आपने ये कही कि कोई उदाहरण दे कर के मैं ये बताऊँ कि आर्ट को कैसे जोड़ा जा सकता है। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी चीज़ हम करें तो उसमें आर्ट है ही, पर आप बताओ आप किस विषय के साथ जोड़ना चाहते हो? क्योंकि मैथ्स का तो मैंने अभी उदाहरण दे दिया, पर और कोई विज्ञान विज्ञान सामान्य आप विज्ञान। बताइए हेलो। किसी भी एक विषय का मैं उसके साथ बता देती हूँ सामान्य जैसे विज्ञान। ईवीएस या ईवीएस जैसे है हाँ जी ठीक है तो चलिए उसके यदि हम बात करते हैं तो हम बात मैंने ये अपने एक एपिसोड में जो लाइव सेशन किया है एनसीईआरटी की तरफ से जो पहली दूसरी तीसरी पांचवी तक के बच्चों के लिए उसमें भी ये किया था कि हम ईवीएस में लें तो ईवीएस के जो थीम है पानी वाटर, भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब हमारी थीम्स है। इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है पहली से लेकर और यदि पांचवी तक की बात करें तो इसमें सारा कुछ है। इसी में पूरा गणित भी इसके साथ जुड़ता है जो ईवीएस में हम करें, पर हम ईवीएस की सोल ईवीएस की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पानी की। अब पानी के लिए हम बच्चों को ये कहते हैं कि चलो जैसे एक एक्टिविटी है कि हम आज तो बरसात दिल्ली में तो बहुत हटी है, पर नहीं तो हम बरसात करने का बच्चों को मौका दे सकते हैं कि चलो अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि जब बरसात आने वाली होती है तो क्या क्या होता है। आकाश, टीचर केवल बोलेगा आकाश में क्या होता है, पक्षी क्या कर रहे होते हैं, कैसी आवाजें आ रही होती हैं, सोचो। बच्चों को 1 मिनट के लिए आंखें बंद कराएं, ये जरूरी है क्योंकि जो भी वो कर रहे होते हैं उससे हटाने के लिए और कल्पना की उड़ान में लेके जाने के लिए, क्योंकि कला जो है वो कल्पना के साथ जुड़ी हुई है, एहसास की बिल्कुल फीलिंग के साथ जुड़ी है। तो आंखें बंद करा के बच्चों को मौका दिया, हम क्या करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे है, सोचो। अब हम उन्हें कहते हैं कि चलिए अब हम लोग जो है एक छोटा सा ड्रामा करेंगे और सारे मिलके करेंगे। और हम ये कर रहे हैं कि जैसे बहुत जोर से बरसात आनी शुरू हो गई है और उसके लिए हम ये भी करते हैं कि सारे अपने तालियों हथेली के को हाँ, पहले एक से, एक हाँ उंगली फिर दो दो से, उंगली फिर तीन या से, फिर चार,
फिर ऐसे करो तो ऐसे लगता है ओले पड़ रहे हैं, हाँ, एक से करो तो लगता है ड्रिजलिंग हो रही है, तो ऐसा भी करवा दिया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब हम ड्रामेटाइज करेंगे, हर कोई अपने तरीके से करेगा, ये सोच के कि बरसात भारी हो रही है और मैं अपने स्कूल से घर को जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बच्चों को ड्रामा करने दो, ये मत सोचो कैसा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन कम अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस ये देखना नहीं है किसने ऐसे ऐसे करा, किसने अपने बालों को ऐसे किया, किसने पानी को ऐसे देखा, क्योंकि वो नृत्य में हम उनको बाद में सिखाते हैं, अभिनय में सिखाते हैं, पर बच्चा जो कर रहा है, कोई कम अच्छा कोई ज्यादा अच्छा, उसको करने दो। हम उनको फीलिंग करा रहे हैं वो बरसात की। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब एक एक पेज पे आप एक ड्राइंग बनाएंगे किसी ऐसे दिन की जो आपको लगता है बरसात का दिन आपको अभी भी याद है, तो बच्चे कुछ भी ड्रॉ करेंगे बरसात का, और उसके साथ में ये लिखेगा कि मुझे ये बरसात का दिन क्यों याद है। यदि वो लिखने वाला बच्चा है, छोटा बच्चा है बहुत, पहली दूसरी का तो शायद लिख नहीं पाएगा, बोलेगा, और यदि वो फोर्थ फिफ्थ का बच्चा है, थर्ड का भी, तो वो लिखता है, तो वो लिख लेगा। और उसके बाद अब हम बच्चों से बात करेंगे कि चलो आज हम देखते हैं कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, वाटर के रिसोर्सेस क्या क्या, वाटर के सोर्सेस क्या हैं, पहले बात तो वर्षा तो उन्होंने देखी, अब हम उसके बाद उसके सोर्सेस की बात करेंगे, और कौन से सोर्सेस हैं। तो बच्चों को जो है वाटर सोर्सेस के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, पानी बादलों में कैसे जाता है, तो जो वाष्पीकरण का जो उसमें है वो सारे का सारा आ सकता है। अच्छा, कैसा पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी में कितना पानी है, हाँ, मैं केवल टच कर रही हूँ पॉइंट्स को, क्योंकि आप सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं एटीएम में, तो आपकी उड़ान जो मैंने ये बात करी इससे आप सबके दिमाग में 5, 6, 7 पहुंच गया कि उसको कैसे करना है। अब इसका फायदा क्या हुआ, हो सकता है किसी टीचर को, आपको और विक्रम को तो नहीं लगेगा, पर किसी टीचर को लग सकता है जब हम ऐसे करेंगे तो मैडम टाइम बहुत लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा उसको महसूस करता है और आपको जो पढ़ाने पे जोर लगाना था वो खत्म हो जाता है। अब बच्चे ने पानी के बारे में इतना सोचा है, उसको जिया है कि उसके बाद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते जाते हैं और बच्चे अपना कुछ से कुछ उसके ऊपर जवाब देते हैं। उसके बाद बारी आती है किताब की। आप ये देखेंगे किताब में जो लिखा है उसका 90% तो बच्चों ने पहले ही बता दिया, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसका ये फायदा है क्योंकि उन्होंने इसे फील किया है, इसे करके देखा है, वो कभी भूलेंगे नहीं। जब भी बादल की बात होगी उसे पता होगा कि जो पानी बाहर होता है ये जब धूप होती है तो कैसे वाष्पीकरण, उसकी ड्राइंग बना देंगे वो, आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो बनाएंगे कि इधर तालाब है, नदी है, झरने हैं, और बरसात का पानी था, और समुद्र है, और कैसे पानी जा रहा है और ऊपर बादल में जा रहा है, वो ठंडा होता है और कैसे नीचे आता है। तो बहुत बढ़िया। ये चीजें जो हमें सिखाने पे इतना जोर देना पड़ता है, आप उसके साथ भोजन भी जुड़ जाता है, पानी है तो भोजन है, पानी नहीं है तो भोजन नहीं है, बिल्कुल है ना। तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये जिसे कहते हैं चेन लर्निंग होती है, इसलिए ये कभी भूलती नहीं है। और हमें बहुत मजे से मस्ती से पाठशाला चलाने को मिलता है। बिल्कुल। मैडम जी, अभी कुछ शिक्षकों के सवाल आए हैं, तो हम संक्षिप्त में उसके उत्तर लेंगे आपसे। पहला सवाल है संदीप महाजन, वो ये पूछते हैं, जब हम बच्चों को उनकी भलाई के लिए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन अगर बच्चा वो बात मानने को तैयार नहीं है, उस वक्त माता पिता शिक्षक उसे कैसे समझाएं? पहली बात तो ये है संदीप कि ये हम सबकी दुविधा है, माता पिता की भी और शिक्षक की भी और कोरोना के कारण से ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो गई है।
तो इसमें सबसे बड़ी याद रखने की बात यह है, आपको अपना बचपन भी याद करना होगा कि क्या आप सब कुछ पसंद करते थे? कितनी बार कितनी बार अपने अध्यापक के लिए गुस्सा करते थे मन में और सोचते थे आज तो मास्टर जी या मैम बीमार हो जाए, यदि वो मैडम ज्योति जैसी नहीं है तो आज यदि छुट्टी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, घर में भी यही होता था, मम्मी जो है बाहर जा रही है और मम्मी गुस्से वाली है या पापा गुस्से वाला है और पापा 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो मस्ती की जो हमारा घर में माहौल अलग हो जाता है। तो एक तो ये है, ये सारी दिक्कतें हैं जब हम बच्चे के साथ बच्चा नहीं होते हैं। जब बच्चे के साथ बच्चा होते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि जो मानसिक स्तर आपका है, जो समझ और दुनियादारी की चिंता आपको है, वो आपके बच्चे को नहीं है। आप चाहते हैं वो 100% मार्क्स लाए, वो चाहता है वो खुशी मनाए, खेले, जीवन जिए, है ना? बिल्कुल और वो कैसे 2 चीज़ें मिलेंगी? अब 100% लाने के लिए और साथ में आप चाहते हैं वो बांसुरी भी अच्छी बजाए, तो उसके लिए भी 2 घंटे का रियाज़ करना है, फिर उसे फिटजी भी बिल्कुल भेजना है, फिर उसको जो है तैराकी भी करना है क्योंकि किसी चीज़ में मेरा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। अब बच्चा तो रोबोट नहीं है ना, मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू करी थी। तो बराबर पहली बात, वो जो 10 पॉइंट्स हमने बात करी थी, उसको थोड़ा रोज़ हमारे अध्यापक साथियों से और माता-पिता से मेरा ये निवेदन है कि सोने से पहले एक बार अपने मन से ज़रूर पूछें कि बिल्कुल बिल्कुल क्या मैं अपने बच्चे के साथ को समझ पा रहा हूँ? क्या मैं अपने बच्चे के साथ जस्टिस कर रहा हूँ, न्याय कर रहा हूँ या मैं दुनिया और भविष्य के डर से उसको निचोड़ रहा हूँ? तो यदि आप ये जानेंगे संदीप, तो आप ये पाएँगे कि बच्चा समझता नहीं है। आप चिंतित हो, समझते हो, पर इन दोनों के बीच में जो गैप है, उसे समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। जब लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है, छोड़ दो उसको। और फिर कुछ समय बाद किसी दूसरी एक्टिविटी से, जैसे हम लोग करते हैं स्टोरी टेलिंग से, पपेट्स के माध्यम से आपने कोई ऐसा प्लॉट लिया, जैसे जो बच्चे, मैं अभी बोलती हूँ, जो बच्चे समय पे उठते नहीं है सुबह, उन लोगों के लिए एक छोटी सी पपेट के ऊपर जो है वो हम स्टोरी बना सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राजू नहीं उठता, संदीप नहीं उठता, पवन नहीं उठती, ज्योति नहीं उठती। हम तो ये कह रहे हैं कि ये लड्डू लाल है हमारा पपेट, दिन भर सोता रहता है। अब जब हम उस पपेट के माध्यम से ये सारी बात कहेंगे तो जो सोता है बिल्कुल जो बिल्कुल सोता है उसको मैसेज मिलेगा और वो ये जज नहीं करो। जब हम जज करते हैं, हमारे पेरेंट्स और हम टीचर बच्चे को जज करते, तुम ऐसा करते हो, तुम। तो जब हम तुम करते हैं तो बच्चा हमारे से डिस्कनेक्ट होता है, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। वो यदि ऐसे भी करता है तो भी उसके यहाँ से यहाँ या यहाँ बात नहीं गई। बिल्कुल तो बिल्कुल पहली बात है 10 पॉइंट्स। मैडम जी, मैं अगला सवाल लूंगी। टाइम बहुत हुआ है तो शॉर्ट में थोड़े सा हम लोग आंसर देंगे। सविता ढाकने जो है उन्होंने भी ऐसे ही सवाल पूछा है कि एग्रेसिव बच्चे को कैसे ट्रिक करें, जो अभी आपने वैसे बताया उसमें, फिर भी इनके लिए ऐसा करते हैं ज्योति, और भी जो प्रश्न है वो पढ़ दो, तो उनका उत्तर एक ही होगा, मुझे पता है। ठीक है। संजय जगताप पूछते हैं, मैम हम स्कूल के बच्चों में एक हो जाते थे, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? कोरोना के बारे में पूछा है उन्होंने, तो क्या बताएंगे आप? और कोई प्रश्न है? और भी कोई प्रश्न है? बहुत सारे हैं। ले लीजिए, उनका नाम पढ़िए। वैशाली आउचर फ्रॉम औरंगाबाद, हाउ टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट। रोहिणी चौहान अचलपुर से पूछ रही है, ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे एडजस्ट नहीं करते, उन्हें अपने मन के खिलाफ कुछ बोले या फिर कुछ कहे तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ऐसा करने, अभी जो सवाल मैंने सविता मैडम का पूछा उसी से यह साधारण करता है।
स्लो लर्नर जो जैसे बच्चे होते हैं ये अलग अलग है। जरा प्रकाश दळवी ने पूछा है, स्लो लर्नर बच्चे के साथ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए सुधार के लिए, इसका आप उत्तर दीजिए। ठीक है, जो उन्होंने एग्रेसिव की बात कही और एक जो बात हुई कि बच्चे सुनते सुनते नहीं, नहीं है, मानते नहीं है, वही है जो संदीप जी ने बराबर। कहा था। बातें वही हैं सारी। देखिए बच्चे सुनने में वही 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जो बच्चे स्पेशली एबल्ड है, मैं स्लो लर्नर तो नहीं कहूंगी, दे आर डिफरेंटली एबल। कुछ बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, उनका डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होता है, एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, दूसरी चीज़ में थोड़ा कम अच्छे हैं। तो हम लोग आज तो इतना समय नहीं है, हमें कभी ना कभार मल्टीपल इंटेलिजेंस पे भी बात करनी होगी, जो कि एक बहुत विस्तृत एरिया है, जिसमें आज जितनी रिसर्चेज हो रही हैं उससे ये समझ आ रहा है कई बार जिनको हम स्लो कहते हैं वो किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल तो जो बिल्कुल बच्चे की विशेषता समझने की ज़रूरत है और उसकी लर्निंग की डिफ़िकल्टी जो एलडीज़ होती हैं, जो साइकोलॉजी का एक हिस्सा है कि एलडीज़ क्या हैं किसी की। जैसे मैं बचपन में ये देखती थी कि मेरी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ लैंग्वेजेज़ में थी। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होते थे। जो भाषा में जैसे हिंदी बहुत अच्छा बोलती हूँ, पर मेरी जो है उसमें मिस्टेक्स बहुत होती थी। तो पर उस चीज़ का समझदार लोगों ने जब मुझे बताया तो मेरा डर निकल गया और उसकी शर्म भी निकल गई। तो ये मेरी लर्निंग डिफ़िकल्टी थी और आज तक भी मैं कभी-कभी किसी पर्टिकुलर शब्द की स्पेलिंग को जानने के लिए उसका कुछ ना कुछ तरीका याद रखती हूँ, तो मैं गलती नहीं करती हूँ। तो मैं उसको आर्ट के साथ जोड़ के कुछ करती हूँ। पर ये मेरी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, पर मैं दूसरे एरियाज़ में बहुत क्रिएटिव, इंटेलिजेंट हो सकती हूँ। तो जो हमारे बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले हैं, वो विशेष होते हैं। पेरेंट्स को उनके जिस एरिया में कमी है, उसको बारी-बारी हाइलाइट नहीं करना है। ये हमें स्वीकार करना होगा कि यदि मेरा स्पेलिंग में मैं तो अपना उदाहरण दे रही हूँ, यदि मेरा स्पेलिंग में मिस्टेक्स होता है, तो मैं ये देखूँ मेरी भाषा में अदरवाइज़ क्रिएटिविटी कितनी है, मैं कितना अच्छा बोल सकती हूँ, मैं कितना अच्छा सोच सकती हूँ। तो जो लिखने में है उस पे तो आजकल स्पेल चेक बहुत आते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं, कई बार छोटी-छोटी चीज़ों में गलती हो जाती है। जैसे हम लोग लिखते हैं डेयरी और डायरी, बहुत ये मेरा मिस्टेक होता बराबर। था। डेयरी और डायरी की स्पेलिंग में मेरा मिस्टेक होता था। तो मुझे अब उसका पता था कि ये मेरा मिस्टेक होता है, तो स्पेल चेक में मैं हमेशा ये देखती थी कि इसका डिक्शनरी में ये डायरी, ये सच्चाई है कि डायरी और डेयरी तो मेरा अभी तक भी कभी-कभी मुझे एक एंगल और एंजल, जब एंजल लिखते हैं और एंगल लिखते हैं तो मुझे ये लगता है ये GEL होगा या GLE होगा। कंफ्यूज हाँ, हो जाए, हाँ। होते हैं ना। तो होता है। अब ये मैं यदि ये सोचूं लोग क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी प्रोफेसर, इतनी सीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, इसको इतना नहीं आता। तो अरे भैया 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। यदि मेरी कोई एक इंटेलिजेंस जो लिंग्विस्टिक की है, उसमें उसका भी एक हिस्सा जो उसका 10% है, उसमें मेरी कमी है, तो बाकी की मेरी इतनी जो चीज़ें हैं, मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को खुश होना चाहिए, मेरे अध्यापकों को खुश होना चाहिए। तो जिनको हम स्लो लर्नर कहते हैं, वी शुड नॉट टैग देम विद स्लो लर्नर, और उनके साथ हमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का ज़्यादा सहारा लेना चाहिए और उनको समय-समय पे जो काम उन्हें अच्छे आते हैं, उसमें उनको लीड करने का मौका देना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि मैडम जी, क्या? अगले सवाल भी अभी पढ़ लूं, फिर हाँ, हाँ, आप हाँ, हाँ, बताएंगे। प्लीज़। सुवर्णा बोरगांवकर पूछते हैं, बच्चा बनने के लिए क्या हम स्कूल में यह वातावरण निर्माण कर सकते हैं? भरत पाटिल पूछते हैं, आप इस उम्र में बच्चों में बच्चा कैसे बन पाती हो, इसलिए आप क्या करती हो मैम? बबन थोड़े पूछते हैं, मैम सभी पेरेंट को लगता है अपने बच्चे कुछ अच्छे बन जाए, जॉब लगना चाहिए और बच्चों को बचपन से दबाव में रखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जयश्री वाघ पूछते हैं, बच्चों की मानसिकता कैसी बदलनी चाहिए? मनीषा विस्पुते पूछ रही है, बच्चों में बच्चे बनने के लिए कुछ सीमाएं होनी चाहिए क्या मैम?
शरद मचाली जी पूछते हैं, स्कूल में बच्चे 100% उपस्थित रहने के लिए कौन से उपाय हम कर सकते हैं? मनीषा पांडे पूछती है, आजकल माता पिता बालकों से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, क्या यह सही है? और दो सवाल है। ज्योति कोहरे पूछ रही है, कुछ बच्चे शरारती है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको नजदीक बिठाकर ही पढ़ाना पड़ता है, अब कोरोना के कारण दूरी रखनी है तो उन्हें कैसे तैयार करें? और प्रकाश चौहान पूछते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, स्कूल में शरारती बच्चों के कारण अन्य बच्चे अध्ययन से डाइवर्ट होते हैं, तो क्या करें? बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सवाल है, मैंने इतने लिए हैं अभी। बहुत बढ़िया। पर एक बीच में बात आई जिस पे मुझे ज्यादा हंसी आई, वो भरत पटेल की थी, क्योंकि भरत को मैं जानती हूँ और भरत के बहुत सारे जो काम वो कराता है आर्ट के, और बहुत अच्छे से कराता है और बहुत कुछ अपने बच्चों के साथ कर रहा है। तो मुझे हंसी भी आई कि उसे तो पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ बच्चा कैसे, और मैं कैसे होती हूँ, मैंने तो ट्रेनिंग दिया है। तो उसके दौरान क्या होता है वो बहुत जो 10 पॉइंट मैंने बताए, उन 10 पॉइंट से सारे के सारे प्रश्नों का जवाब पहले आ चुका है। पर एक बात बीच में मैं दोहराना चाहूँगी, जो एक हमारी टीचर महिला साथी ने कहा कि मानसिकता बच्चों की जो है वो मानसिकता को कैसे बदले। हमें बच्चों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन मेरी मानसिकता बदल जाती है तो मेरे सामने जो टीचर बैठा है उसकी मानसिकता अपने आप धीरे धीरे बदलने लगती है। तो हमें जो है, जब तक हम दूसरे का, अपने आगे जो सामने बैठा है उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो कुछ बदलता नहीं है, ना घर में बदलता है ना विद्यालय में बदलता है। मानसिकता अपनी बदलनी है। जैसे मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं तो अपना उदाहरण दे सकती हूँ। अभी तक इतने लोग प्रोग्राम करते हैं, हमने जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में किया, आप ये देखते हैं कि जब मैं केरला में करती हूँ, आंध्रा में किया, जहाँ जहाँ की मुझे भाषा नहीं आती, उनको अंग्रेजी नहीं पूरी आती, फिर भी हम लोग बच्चों की तरह से मिल करके 10-10 दिन तक इतना अच्छे से काम करें कि मैं अपने आप को बिल्कुल यहाँ ले आती हूँ। और मैं कभी भी अपने काम से ऐसा दिखाती नहीं हूँ करके कि मुझे बहुत आता है और आपको नहीं आता है। हमेशा ऐसी चीज़ों का सहारा लेती हूँ जो मेरे टीचर्स को मेरे से अच्छी आती हैं, एंड आई अप्रिशिएट देम। आप सबको पता होगा, हर बात के बाद मैं अप्रिसिएशन मेरे पैकेज में लिखा हुआ है। यदि बच्चा अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, और बच्चा कम अच्छा करता है तो और अप्रिशिएट करो, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी तरफ से बेहतर किया। मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, पर बच्चे तो वही कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं। तो वो तो पहले ही थोड़ा 100% नीचे। की बात है ये। तो इसलिए हम जो है, जैसे ज्योति जुड़ी हुई है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, और बराबर। विक्रम भी, लिखने में भी जो हम हैंडबुक सारे टीचर्स के लिए बना रहे हैं, आप ये देखते हैं उसमें बारी बारी आपने इतना अच्छा लिखा है, और उसमें फिर हम बैठ के सारा सारा दिन डिस्कस करते हैं इसे और सरल कैसे बनाएं, इसे बच्चों, जो गांव का बच्चा है, ट्राइबल एरिया का है, उसके लेवल का कैसे बनाएं। तो हमें वही करना है, हमें बच्चे को नहीं बदलना, हमें अपने सिखाने की प्रक्रिया और अपनी मानसिकता को बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भरत बाबू, मैं वही करती हूँ। मैं अपनी मानसिकता, जब मैं, मेरे ब्रदर की डॉटर है, जब वो मैं अपने घर में उस हिसाब से सबसे बड़ी हूँ, बुआ जो उसकी है उसके हिसाब से मैं ये देखती हूँ कि वो मेरे साथ जो है वो बिल्कुल ऐसे सोचती है। जैसे एक उदाहरण होता है, उसे ये बहुत अच्छा लगता है कि अपने पेट पे कुछ लिखे, मोटे पेन से पेट के ऊपर कुछ लिखे। तो वो ये कहे कि बुआ मैं आपके पेट पे लिखूं, तो मैं उसको लिखने देती हूँ। उसके बाद हम इतना खिलखिला के हंसते हैं, और फिर मैं उसके पेट पे लिखती हूँ, फिर वो खिलखिला के हंसती, जो मैं गिगल्स की बात कर रही हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसा बन जाती हूँ कि वो वेट करती है। मैं कोई खिलौने नहीं लेके जाती, बिकॉज आई एम अगेंस्ट टॉयज। मुझे लगता है कि वो बच्चा खिलौनों से इतना घिरा हुआ है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है।
तो जब बच्चे के लेवल पे आना है तो जैसा बच्चा, जिस तरह का बच्चा है, जो उसका स्तर है, उसके स्तर को समझ के उसे अप्रिशिएट करो, उसके साथ उस लेवल पे आप अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल, बाकी बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा। एक बहुत बढ़िया और प्रश्न था, वो रह ना जाए, उसके मैं शॉर्ट में जवाब दूंगी कि बच्चों के साथ कितना बच्चा होना है। ये प्रश्न एक बहन का है। ये मम्मी पापा का भी और टीचर का भी चिंता बनी रहेगी यदि हर वक्त हम बच्चा बने रहेंगे। जैसे पवन सुधीर भी जब ट्रेनिंग करती है तो कहीं पे डिसिप्लिन की बात भी होती है और कहीं पे पूरा खिलखिलाने की, और कुछ भी हम लोग जो है मस्ती में करते हैं। तो देखिए वो जो बैलेंस है, जब हम बच्चे को सीखने का मौका दे रहे हैं, जब बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं, जब प्रक्रिया में है, तब आप बच्चे के साथ बच्चा बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपने प्लानिंग किया तो आपने उसको एक पेडागोजी के एक्सपर्ट की तरह से प्लान किया कि क्या करना। खेल तो सारा आप ही ने रचा है। जैसे वो महाभारत में हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा गेम प्लान तो कृष्ण जो है महाराज का होता है। बाकी लोग तो खिलाड़ी होते हैं। तो बराबर। आप जो है नारायण हैं, आप कन्हैया हैं, आप कृष्ण हैं अपने स्कूल की महाभारत के। तो यू बिल्कुल। आर द वन हु हैज टू डू एवरीथिंग। अब देखिए हम सबको कुछ चीजें तो उनके दर्शन से और उनकी बातों से सीखनी चाहिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितने सहज स्वभाव से बांसुरी बजाते हुए और मुस्कुराहट फैलाते हुए वो चीजें करते रहे हैं। पर उन उन चीजों का मैं अध्यापक के साथ ऐसे कहती हूँ कि हमें कितनी देर करना चाहिए। जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तब करना चाहिए, जब बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तब भी बच्चा बनने का प्रयास करना है, क्योंकि तभी आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। पर जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप टफ होइए। टफ होने का मतलब कि मुझे पता है कि ज्योति इतना कर सकती है, तो मैं ज्योति के लिए उससे 20% एक्स्ट्रा का चैलेंज प्लान करूंगी। और ज्योति को उसमें डालने के लिए कैसे मोटिवेट करना है, और मैं करती हूँ। आप जानते हो जब आप लिख रहे होते हो, मुझे पता है मुझे आपसे कितना लिखवाना है, और मैं छोड़ती नहीं। नहीं छोड़ते आप। बराबर है। तो हमें जो है, और उस सब के लिए मुझे प्लान करना पड़ता है। तो मैं प्लान करती हूँ, मैं ये भी देखती हूँ किसका क्या लेवल है, वो कितना अच्छा कर सकता है कहाँ, तो मैं उसको और थोड़ा सा पुश करती हूँ। और आप सब जो है इतना अच्छा काम करते हैं कि मुझे सिर्फ उसमें कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी ठीक करनी होती है लेखन में, जो कि एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड, अदरवाइज यू आर ऑल आर डूइंग परफेक्ट जॉब। तो ये जो चीज है, ये बच्चों के साथ यदि हम करते हैं तो कहीं पे हम बच्चों में बच्चा बन गए। अधिकतर 90% बच्चों में बच्चा होना। 10% क्या है कि हम जब प्लान कर रहे हैं तो वी हैव टू बी एडल्ट, बिकॉज वी नो कि हमें इस बच्चे को कहाँ लेके जाना है। तो हम उस तरह से गेम प्लान कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। डिसिप्लिन में आपकी आंखों से पता चल जाना चाहिए बच्चे को कि यदि आपने आंखें ऐसे की और हाथ ऐसे किया तो वो सारे अंदर आ जाए। नाउ देयर यू आर नॉट चाइल्ड, वहां पे आप मदर बन गए, आप टीचर बन गए। मदर तो बहुत अच्छे से करती है, उसे पता है बच्चे को ऐसे कैसे करना है, प्यार कैसे करना है, और ऐसे कैसे करना है। तो आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। बराबर, बराबर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया मैडम जी आपने। अभी मैं विक्रम सर से विनती करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आगे का कार्यक्रम आप संभालिएगा। विक्रम थैंक यू सर। ज्योति, आप बहुत अच्छी एंकर हैं। हाँ। आपको पता है कि क्या क्या बुलवाना है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आपने आज का सेशन जो है बहुत ही, मैं भी खुद अभी बच्चा बन गया। थैंक यू। एक्चुअली मुझे थोड़ा कवरेज का प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैं बाहर आके बैठा हूँ। ओ 1 ओ मिनट। आपने और ज्योति ने आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा ले लिया। सभी को, जितने भी टीचर आज का कार्यक्रम देखे,
सब बच्चे बन गए होंगे मेरे ख्याल से, और आपने खुद के बच्चों की तरफ और स्कूल के बच्चों की देखने की उनकी राय चेंज हुई होगी। आप धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में आज हमें टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये प्रोग्राम तो पहली बात मैं ये सब जितने भी व्यूअर्स है या निशंक परिवार या एटीएम परिवार या पूरे पूरे इंडिया को बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम हम अभी 29 दिनों से चला रहे हैं। इसके आइडिया जो है, कंसेप्ट जो है, ये आपकी कंसेप्ट थी, हमारी कंसेप्ट थी, और इस कंसेप्ट को हम एक साथ लेके गए। बहुत सारी बातें बताई कोरोना के बाद भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए उसके। हाँ, शायद विक्रम सर का नेटवर्क कट हो जाने की वजह से वो एग्जिट हो गए। वो जल्द ही वो हमें ज्वाइन हाँ, कर लेंगे। नेटवर्क का हाँ, उनको नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होने का। हाँ, आ गए वो कनेक्टिंग आ गए। प्रॉब्लम है, नेटवर्क का हाँ, प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ थोड़ा तो आपका मैं से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको 2 मिनट में ये जो हमने प्रोग्राम रन किया है, क्योंकि कल जो है हमारा 30 तारीख है, और 30 तारीख हमारा लास्ट सेशन रहेगा। उसके बाद हम 31 तारीख को और एटीएम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम जूम मीटिंग करेंगे। और उसके बाद मैं ये यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये सेशन जो है शिक्षण संवाद, ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है, मेरी आवाज सुन रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने एक्चुअली ये अपना जो माइक हमारा ऑफ सेशन जो किया था। अच्छा शिक्षण संवाद है, ये पार्ट हम 31 तारीख को खत्म करें। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल है और स्कूल नहीं है, तो मेरे पास एक प्लान बना है, इसके पास हम भेज देंगे और आप उस पे हमें बता देंगे ऐसा ऐसा आपको प्रोग्राम करना है। तो दूसरी लड़की संवाद के बाद शिक्षण संवाद फर्स्ट ये जो है हम 30 तारीख को खत्म वाले हैं, और उसके बाद सब देख के सब हमें क्या करना चाहिए, हम अगर जरूरत पड़े तो एटी ने ऐसा बीच में आवाज कट जा रही है। हाँ, बीच में कवरेज का प्रॉब्लम कवरेज का उनको जरा आज थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ है, यानी वातावरण इतना कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो विक्रम सर, आप वीडियो मत चालू कीजिए, सिर्फ ऑडियो चालू रखिए, तो नेटवर्क का इतना इशू नहीं होगा। हेलो, आपकी आवाज, विक्रम सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आप वीडियो मत चालू कीजिए, सिर्फ ऑडियो से बात कीजिए। हाँ हाँ किया है तो हम शिक्षण संवाद के बाद दूसरी कड़ी हम लेके आएंगे, पवन मैम से हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हम एक लाइव लेसन एटीएम की तरफ से हम पूरे देश के लिए हम देने का सोच रहे हैं, वो आगे की बात हम 31 तारीख को तय करेंगे। मैम, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में आज का जो आपने सेशन लिया और उसके बाद निशंक की तरफ से आप हमारे सभी व्यूवर्स को मिनट का आप धन्यवाद प्रोग्राम के बारे में आप कीजिए। यदि मैं आपको ठीक से सुन पाई हूँ तो ये कि अभी जो है कल हम इसे इसका समापन कर रहे हैं, जो ये चल रहा है हमारा 1 मंथ से पूरा, और इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसे कैसे चलाना है, किस रूप में चलाना है। तो और अभी मुझे जो है वो प्रोग्राम के बारे में कुछ निशंक के बारे में, अच्छा, निशंक के बारे में निशंक कहना है। और एटीएम का कोलैबोरेशन है, हाँ, तो हाँ। निशंक के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, इस प्रोग्राम के बारे में। देखो, प्रोग्राम के बारे में तो मैंने शुरुआत में आके ये बात कही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक चैलेंज होता है किसी एक प्रोग्राम को
एक दिन करना अलग बात है और 30 दिन तक उसको चलाना, हर रोज कोई ना कोई स्पीकर को ढूंढना, और 1 घंटा तो हम बोलते हैं पर उसके साथ 4-5 घंटे हमें चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को सबको इकट्ठा करने के लिए। तो एटीएम परिवार और निशंक परिवार सौभाग्यशाली है कि एक ऐसी टीम जो है, विक्रम, दीप, जो ज्योति और इधर नारायण और साथ में उमेश, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं मिल करके, कि आप सबने जो है इतना प्रयास किया कि इसे चलाते रहे और हर रोज प्रयास ये रखा कि कुछ नया से नया लाए। मैं तो ये कहूँगी कि एटीएम परिवार को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की, कि वैसे तो जब हम फंक्शन करते थे एनुअल फंक्शन, तो वो 2 दिन का होता था, तो 2 दिन में आप कितने स्पीकर को सुन सकते हैं। तो अभी जो है विक्रम ने और टीम ने मिलकर के हमें इतने लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया, सबने अपनी तरफ से जो अच्छा दे सकते थे, जो बोल सकते थे, वो आप सबके साथ साझा किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को सुनने का मौका मिला, और ये सब कुछ जो है वो आप लोगों के पास यूट्यूब पे या रिकॉर्डेड भी है, तो उसे जो है ईटीएम की साइट पे या निशंक की साइट पे आप डाल सकते हैं, तो बाद में भी लोग इसको सुन सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप सब बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम, जिन्होंने इसको इतने अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास किया। और रही बात कि हम कितना और कर सकते हैं, मुझे ये लगता है कि हमें सपने लेते रहना चाहिए, जो ड्रीम्स हैं वो हमारे ख़त्म नहीं होने चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि ये चलता रहना चाहिए, चाहे वो 10 दिन में एक बार हो, हफ्ते में एक बार हो, 1 महीने में एक बार हो, पर हम कोशिश करें कि ये हमारा सबका विकास है, ये हमारे अध्यापकों का अपना विकास है। तो हम क्यों इस ज़ूम के माध्यम से या जिप्सी के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से हम आगे, हो सकता है क्लासेस लें, हम डेमोन्स्ट्रेशंस करें, हम जो है जो अपने टीचर्स को कोई नई एक्टिविटी सिखाना चाहते हैं, उसको हम जो है ऑनलाइन सिखा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम प्लान करेंगे, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और ग्रुप तो हमारा जितनी बात तारीफ करें उतना ही कम है। तो विक्रम, इसे हम लोग जो है हाँ ऐसे मैम। ही चलाते रहेंगे। मुझे लगता है कि लाइव करने में चाहे वो रोज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे, हम भी रोज हाँ मैम। इतना बिजी होते हैं सारे, पर आपकी क्योंकि टीम हाँ जी। इतनी बड़ी है, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग जो भी सोचेंगे वो कर पाएंगे। तो आप सोचो और फिर डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी तो ये बात रही तो हाँ मैम। निशंक की। तो निशंक जो है वो हाँ। वो टीचर्स हैं सब। निशंक में जो टीचर्स हैं और एटीएम में जो टीचर्स हैं, उनका एक ही काम है कि अपने आप को एक अच्छा अध्यापक बनाना, एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता बनाना जिसे सिर्फ अपनी अपने घर की नहीं, पर अपने आसपास की और अपने पूरे समाज की कंसर्न हो, चिंता हो, और वो उसके लिए सिर्फ कंसर्न और चिंता तक सीमित ना रहे, आगे निकल करके कुछ करे। तो निशंक जो है, निशंक वाले सारे साथी, जिनमें से आपकी टीम जो है वो भी काफ़ी सक्रिय है और काम किया है आपने हर लेवल पे, जो जितना कर पा रहा है इस कोरोना के टाइम में। हमारे सारे अध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है, जैसे दिल्ली सरकार में सबकी ड्यूटी लगी है, बिहार वालों ने सबकी ड्यूटी लगा लगा रखी है। तो सब अपनी अपनी तरह से महाराष्ट्र में भी एक लगी है। महाराष्ट्र में भी लगे। तो सब लोग, आप जो हैं, आप तो हमारे सैल्यूट के धनी हैं, और आपको जितना तारीफ किया जाए सबको उतना ही कम है। कि मुझे लगता है कि जितना काम हमारे अध्यापक कर रहे हैं एटीएम के और निशंक के मिलकर के, मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि मैं आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे मौका मिलता है आप सबकी ऊर्जा से ऊर्जावान बनने का। क्योंकि यहाँ बैठे कभी कभी ऊर्जा कम हो सकती है, पर जो मैं अपने चैनल, अपने एंटीनास
सब टिप भर देते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए और आप जो मुझे दे सकते हैं और मैं जो थोड़ा बहुत आपको दे सकती हूँ, हमेशा प्रयास चलता रहेगा। निशंक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से और पर्सनल माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूंगी और जो है मिलके करते रहेंगे। सो बहुत ही बढ़िया प्रयास किया आप सबने। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम, यह आपका बड़प्पन है। मैं थोड़ा मराठी में यूज करता हूँ कल के सेशन के बारे में बातने की. सर्वांना नमस्कार. आपलं सेशन जे असणार आहे हे समारोपाचं सेशन असणार आहे आणि या समारोपाच्या सेशन मध्ये आपल्याशी संवाद साधायला येत आहेत त्याचे सेशन सहसंचालक मान्य दिनकर टेमकर साहेब. वेळ आपला जो आहे तो वेळ सायंकाळी 6 वाजताचा असणार आहे आणि आदरणीय साहेब आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. ज्यांचे कोणाचे काही वैयक्तिक प्रश्न असतील या ठिकाणी करतो. ज्यांचे कोणाचे वैयक्तिक प्रश्न असतील ते एमच्या मेलवरती आपल्याला ग्रुपवरती मेल पाठवले प्रश्न पाठवू शकता आणि उद्याचा कार्यक्रम हा 6 वाजताचा असेल. आता हा कार्यक्रम संपला मी या ठिकाणी जाहीर. नारायण सर. हा बोला.